हेलो फ्रेंड, तो हम लोग आज जो है राजस्थान जेई का यहाँ पे पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और रिसेंटली इसका भी एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पेपर है आपका राजस्थान जेई का है। और ये जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका जो पेपर है आपका 2020 में कंडक्ट हुआ था ये पेपर। और इसका एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो 29/11/2020 को जो है ये आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। तो अभी रिसेंटली वैकेंसी भी आई हुई है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे पेपर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे ये आपको एक आइडिया चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या होता है आपको, जिसकी वजह से इजीली आप जो है कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, इसका सिलेबस भी आपको दिखाया था, जिसमें नानटेक के आपके जो है 40 क्वेश्चन होते हैं आपके नानटेक के। और टेक के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपके जो है 120 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। तो ये जो पेपर है हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं और इसमें देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है। रिसेंटली अभी पेपर हुआ है 29/11/2020 का ही ये अभी पेपर कंडक्ट हुआ है। इसी पेपर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 41 से 40 क्वेश्चन जो है आपको नानटेक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इस पेपर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप जो है हमारे साइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, www.electricalcapsule.com से। आपको electricalcapsule.com से आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। www.electricalcapsule.com से आप ये पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं 41 क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि डीसी मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट स्टार्टर बिकॉज। डीसी मोटर को हम लोग स्टार्टेड नहीं कर सकते हैं, बिना स्टार्टर के हम लोग डीसी मोटर को स्टार्ट वैसे भी नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखो, मोटर होता है ना, तो मोटर का जो इक्वेशन होता है आपको ये आना चाहिए। और इस वाले फार्मूले से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंट को कंसीडर करते हैं तो करेंट बराबर हो जाएगी V माइनस सी बी अपान आर ए। इस इक्वेशन से हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम अगर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी आर्मेचर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही आर्मेचर में करंट क्या होगी, आपकी ज़्यादा फ्लो होगी, ठीक है। तो ईजिली आपको पता चल गया कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होता है, लगभग 1 ओम्स के नियर अबाउट होता है या उससे कम ही होता है। तो अगर आर्मेचर का रेजिस्टेंस अगर काफ़ी ज़्यादा कम होगा, जिसके वजह से उसमें आर्मेचर में करंट क्या हो जाएगी, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो जाएगी, जिसके वजह से वाइंडिंग आर्मेचर के जलने के चांसेस क्या होंगे, अभी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे पहला दूसरा ऑप्शन आपको सभी देखना है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। सीरीज वाले दूसरा को आप ट्रिक मत करिएगा, लो रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में भी रेजिस्टेंस कम होता है। और उसका रीज़न होता है क्योंकि वो लोड के जो है वो आपका ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करेंट कैरी करने के लिए हम लोग सीरीज फील्ड वाइंडिंग को जो है नंबर ऑफ टर्न क्या करते हैं, कम रखते हैं ना। और उसका एरिया ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस उसका कम हो जाता है। और वहाँ पे करंट की जो कैपेसिटी फ्लो होने की होती है वो ज़्यादा ही रखा जाता है आपका। तो वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। डीसी मोटर स्टार्टर जब हम यूज़ करते हैं ना, आर्मेचर की वाइंडिंग हमें कम से कम उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए हम मेनली आपका रीज़न जो है यही है, आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है आपका मेनली रीज़न यही है, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्टर, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका लो होता है। तो सीरीज़ वाले को आप लोग ट्रिक मत करिएगा, ठीक है, बस यही आपको बताना था। सीरीज़ वाले को जो है आप ट्रिक मत करिएगा। 41 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 42 वाले क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि द पोलरिटी ऑफ ए इंड्यूस ईएमएफ इन डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ। जो डीसी जनरेटर होता है, अगर उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, उसकी पोलरिटी को अगर हमें रिवर्स करना है तो कैसे रिवर्स करेंगे। तो इसके लिए हम या तो रोटेशन को बदल दें या फील्ड फ्लक्स को बदल दें। इंड्यूस ईएमएफ जो डीसी जनरेटर होता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे डिपेंड करता है, जिसमें हमें जो अंगूठा होता है वो आपके कंडक्टर के डायरेक्शन को, मतलब एक तरीके से कंडक्टर के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो सेकेंड अंगुली होती है वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है जितने, ठीक है। और ये आपके करंट को रिप्रेजेंट करता है आपका।
तो डीसी जनरेटर में इजली वही होता है कि आपका फ्लक्स होता है, ठीक है, फ्लक्स होता है और उसमें जो कंडक्टर है वही क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। तो मोशन को हम लोग अंगूठे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितना मूव करेगा उतना फ्लक्स लिंक होगा, उतना ही एमएफ इंड्यूस होगा आपका। तो इसके डायरेक्शन जो करंट फ्लो होगा ना, इसके डायरेक्शन को बदलने के लिए तो रोटेशन को बदल लो। जो आपका रोटेशन का मीन्स इजली ये है कि जो आपका ये कंडक्टर ऐसे मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसको पहले उसको चेंज कर लोगे तो आपका जो इंड्यूस ईएमएफ की जो करंट होगी वो बदल जाएगी। या फिर फ्लक्स की डायरेक्शन अगर ये है, इसको उल्टा कर लो, ठीक है। तो ईजिली हमारा जो डीसी जनरेटर होता है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए आप दोनों में से कोई एक ही बदलना आपका, ठीक है। और सी वाले ऑप्शन आपका नहीं होगा, अगर दोनों को बदलते हो तो कोई यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका नहीं होगा आपके यहाँ पे। तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जो आपका जो कंडीशन है मैक्सिमम इफिशियंसी का, जस्ट 1 सेकेंड, कंडीशन यहाँ पे जो है आपका मैक्सिमम इफिशियंसी का जो कंडीशन है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो ये होता है आपका जो कॉपर लॉस होता है ना, वो इक्वल होता है आपके आयरन लॉस के बराबर। इसलिए यहाँ पे जो है जो ट्रांसफार्मर में जो इफिशियंसी होती है वो हमारी मैक्सिमम होती है। ये आपका नॉर्मल एक कंडीशन है आपका। 44 वाले क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि जो सिलिका जेल होता है इज प्लेस इन, तो सिलिका जेल कहाँ पे आपका होता है, तो सिलिका जेल जो होता है वो आपका ब्रीथर के लिए यूज किया जाता है आपका। सिलिका जेल जो होता है अगर प्योर कंडीशन है तो इसका जो रंग होता है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिका जेल अगर फ्रेश है तो उसका रंग जो होता है वो नीला होता है ना। उसके बाद अगर उसमें प्योरिटी मतलब इम्प्योरिटी आती है, मीन्स अगर वो उसका जो है एक टाइम के बाद उसका जो कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होता है आपका। जैसे कि ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस में मैंने, अगर आपने नेक्स्ट लेवल सीरीज देखा होगा तो उसमें मैंने मेंटेनेंस की रिकॉर्डिंग भी बताया था कि क्या चीज़ का मेंटेनेंस होता है। तो अगर प्योर कंडीशन है मतलब सिलिका जेल बहुत ही अच्छा है तो वो नीला रंग होगा ना। अगर वो ख़राब होने की कंडीशन में है, ठीक है, मतलब उसकी एक तरीके से लाइफ अगर ख़राब होने की कंडीशन में, तो उसे हम पिंक 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 कलर का होता है आपका, ठीक है, जो गुलाबी होता है। तो सिलिका जेल का मेनली यूज़ होता है जब हमारा लोड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो जो आपका टैंक होता है ना उसमें ऑयल होता है तो उसका भी लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर सांस लेता भी है और छोड़ता है। तो सांस लेने और छोड़ने में हवा की रिक्वायरमेंट होगी, तो नमी हवा के साथ नमी भी होता है ना, उसी नमी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिलिका जेल का ब्रीथक का यूज़ करते हैं। और ब्रीथक में एक पदार्थ होता है आपका सिलिका जेल, तो ये क्या करता है कि जो नमी होता है ना उसको अंदर नहीं आने देता है। तो इसका बस यही आपका काम होता है आपका सिलिका जेल का। 44 क्वेश्चन हो गया आपका। 45 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 45 वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इन ए सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, द प्राइमरी, यहाँ पे देखिएगा जो द प्राइमरी एंड इंड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज वेक्टर। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो है वेक्टर इक्वेशन आप इजिली पढ़े होंगे। तो इसमें जो होता है आपका E1 और E2 होता है यहाँ पे, और ये होता है आपका V1 होता है, और यहीं पे V2 भी रिप्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट ले लीजिए। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन में देखो पूछा गया ना कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर प्राइमरी एंड इंड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज। तो इंड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज का मतलब क्या हुआ आपका, E2 हुआ आपका, ठीक है। और प्राइमरी जो है वोल्टेज का मतलब क्या हुआ आपका, V1 हुआ। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मोस्टली आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो गए ना। फेजर डायग्राम देखिए सबको आता है, लेकिन जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है। तो जिसकी वजह से जो लोग जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जिनको आदत है, तो उनका चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा गलत होने का। तो यहाँ पे देखो पूछा क्या गया है कि प्राइमरी एंड इंड्यूस सेकेंडरी। इंड्यूस सेकेंडरी का मतलब E2 हुआ, बहुत लोग जल्दीबाजी में इसको गलती कर सकते हैं। और प्राइमरी वोल्टेज V1 हुआ आपका, ठीक है। तो V1 और E2 के बीच का जो यहाँ पे एंगल आप देख रहे होंगे तो वो कितना होगा आपका, वो आपका 180 डिग्री होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, आपका सही होगा। इसी तरह के अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि दिया है कि फॉर एन इंडक्शन मोटर द पावर फैक्टर इज। इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है आपका।
तो इसका जो पावर फैक्टर होता है वो आपका वेरी लो होता है, इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर। अब यहाँ पे देखो दो टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके इंडक्शन मोटर से। पहला आपको याद रखना है कि अगर फुल लोड पे पावर फैक्टर पूछता है तो क्या होगा। तो फुल लोड पे जो पावर फैक्टर होगा इंडक्शन मोटर का वो आपका होगा 0.85 से लेके 0.90 तक होगा आपका, ठीक है। तो पहला ये आपको याद रखना है, इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है फुल लोड पे इतना होता है। और सेकेंड आपको याद रखना है कि नो लोड पे कितना होता है आपका। तो नो लोड पे होता है आपका 0.20 होता है आपका। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, वेरी लो होता है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग 47 की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया गया है, इन इंडक्शन मोटर रोटर के जो स्लॉट होते हैं ना थोड़ा सा तिरछा हम लोग रखते हैं, इसके एडवांटेज यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो तिरछा रखने के बहुत सारे एडवांटेज होता है। एक तो मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होगा, हमिंग की जो साउंड आती है अगर लोड इंक्रीज करते हैं तो हमिंग की भी साउंड आती है, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाती है टार्क की, जिसकी वजह से फ्लक्स की रिक्वायरमेंट आती है ना। तो इसलिए बहुत सारी फायदे होते हैं आपके रोटर के स्लॉट को जो है तिरछा रखने का। तो ये एक तरीके से अवॉइड लॉकिंग ऑफ मोटर, मोटर को लॉकिंग से बताता है और रिड्यूस नॉइज से भी बचाता है। दूसरा एडवांटेज ये भी है ना कि अगर आप तिरछा करते हो कोई चीज़, मान लो अगर सीधा है, अगर इसको आप तिरछा करते हो ना तो उसका थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है। तो इजिली R बराबर रो एल बाई ए से भी आप बता सकते हो कि लेंथ बढ़ने से एक तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ता है आपका। और इंडक्शन मोटर में जो स्लिप रिंग होता है ना, इजिली हमें पता है कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है कि आपका टार्क भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी काफ़ी इसका एडवांटेज होता है आपका कि अगर आप रोटर के स्लॉट को तिरछा रखते हो ना एक तरीके से टार्क भी आप पे इम्प्रूव हो जाएगा। तो ठीक है, मोटा मोटी कई सारे एडवांटेज आपके इसके आते हैं आपका। 48 वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 48 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि द स्टार्टिंग करंट जो होता है वो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का मान लो 5 टाइम है रेटेड करंट का, वाइल द रेटेड स्लिप, अगर मान लो स्लिप कितना है 4% है, रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग टार्क होता है और जो फुल लोड टार्क होता है ये इसका फार्मूला होता है फुल लोड स्लिप अपान स्टार्टिंग करंट अपान फुल लोड करंट का स्क्वायर होता है आपका, ठीक है। इसी में हमें वैल्यू को क्या करना है, पुटअप करना है। फुल लोड स्लिप कितना है आपके पास 4% है आपका, तो 4% आपका यहाँ पे दिया गया है। और स्टार्टिंग करंट और फुल लोड करंट का जो रेशियो है वो आपका 5 टाइम्स है, तो इसको स्क्वायर करिएगा, इसको आप जो है कैलकुलेट करिएगा तो कितना होगा 25 होगा और ये 1.0 होगा आपका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा आपका। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रोटर पावर आउटपुट जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का मान लो 15 किलोवाट दिया गया है, और जो रोटर का जो कॉपर लॉस है रोटर का कॉपर लॉस हमें बताना है यहाँ पे, अगर स्लिप जो है वो आपका 4% दिया है। तो इसको देखो दो तरीके से भी कर सकते हो आप इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। अगर मैं पहले मेथड की बात करता हूँ तो ईजिली जो है थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन काफ़ी मतलब आपको बेनिफिट करेगा आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला फार्मूला होता है अभी हमारा रोटर कॉपर लॉस जो होता है, रोटर कॉपर लॉस बराबर होता है हमारा रोटर इनपुट। रोटर इनपुट को कभी कभी जो है एयर गैप इनपुट से भी रिप्रेजेंट करता है ना, इसका रेशियो एक तरीके से स्लिप के बराबर होता है आपका, ठीक है। ये हमने फार्मूला देखा है। हमें यहाँ पे पूछा क्या है कि जो रोटर का जो पावर आउटपुट दिया गया है वो हमें दिया गया है 15 किलोवाट, और जो स्लिप है वो आपका 4 किलोवाट दिया गया है, ठीक है। हमें यहाँ पे रोटर के कॉपर लॉस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी रोटर का कॉपर लॉस का मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें किसी भी तरीके से स्लिप भी दिया है 4%, किसी तरीके से हम रोटर इनपुट को अगर निकाल दें तो इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटर कॉपर लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे जो है मैकेनिकल जो पावर डेवलप होता है, या फिर जो मतलब एक मैकेनिकल पावर जो डेवलप होता है वो आपका होता है कितना होता है, जो आप इनपुट दे रहे हो उसका और माइनस लॉस के बराबर होता है, ठीक है। तो इनपुट का मतलब कि जो भी आप इनपुट दिए 3 फेज सप्लाई में, जो लॉस होता है वो लॉस हम कहाँ से लेकर आएंगे, इस वाले फार्मूले से। रोटर कॉपर लॉस बराबर अगर देखा जाए तो स्लिप इंटू रोटर इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लिप ले लो और यहाँ पे जो होगा आपका रोटर इनपुट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे अगर हम इनपुट और इनपुट रोटर इनपुट और इनपुट कॉमन ले लें तो क्या बनेगा,
इनपुट को कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस एस हो जाएगा ना, यानी जो मैकेनिकल पावर डेवलप होगा उसका फार्मूला हमें क्या मिल गया, इनपुट पावर 1 माइनस स्लिप हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनपुट पावर है, यहाँ पे जो है मैकेनिकल पावर देखो कितना दिया है, 15 किलोवाट दिया है, तो 15 किलोवाट का मतलब नॉर्मल में बदल लो 15,000 वाट हो जाएगा। और स्लिप भी आपको दिया है ना, तो 1 माइनस स्लिप, स्लिप का मतलब कितना हुआ आपका 0.4। तो ये अब आगे इसको अगर आप इनपुट अब यहाँ से निकाल सकते हो ना इजिली, आप यहाँ पे रोटर इनपुट निकाल सकते हो, तो कितना होगा आपका 1500 वाट हो जाएगा। और एक में से जो है 0.04 अगर घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.96 आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा 15,625 आएगा आपका इनपुट। यानी रोटर का इनपुट देखो हमारे पास आ गया, किसी तरीके से हमें वही चाहिए था। तो ये इनपुट क्या है आपका, रोटर इनपुट है ना, इसी वैल्यू को हमें यहाँ पे लाके ये इसमें रखना है ना, तो रोटर कॉपर लॉस हमें आ जाएगा। तो रोटर कॉपर लॉस अब निकालने के लिए हमें क्या होगा, रोटर कॉपर लॉस अगर निकालना है तो स्लिप से गुणा कर दो 4% इंटू रोटर का इनपुट हमारे पास कितना है 15,625। तो इसको आप गुणा करोगे इजिली तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 625 आपका बन जाएगा। इसको नॉर्मल में बदल लीजिएगा, परसेंटेज में है तो इसको नॉर्मल बदल लीजिएगा। ठीक है, ये मेथड नंबर फर्स्ट है और ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर फार्मूला नहीं याद है तो इजीली आप बना सकते हो ना। बस आपको यही फार्मूला याद रखना है कि रोटर कॉपर लॉस बराबर बटा रोटर इनपुट इनटू स्लिप होता है आपका, ये फार्मूला याद रखा आपने। एक होता है मैकेनिकल पावर जो डेवलप होगा ना, वो कोई भी पावर अगर मान लो डेवलप हो रहा है तो जाहिर बात है उसमें इनपुट हमने दिया होगा और उसमें कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो लॉस को आप ऊपर वाले फार्मूला से लॉस को रख दो और इस तरीके से हमारा मैकेनिकल पावर का फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी इस वाले फार्मूले से भी क्वेश्चन बनता है हमारा कि मैकेनिकल पावर जो होता है वो इनपुट 1 माइनस स्लिप, इस पे भी डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन देता है आपका। तो ये मेथड नंबर फर्स्ट है। अगर हम मेथड नंबर सेकेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे मेथड नंबर सेकेंड देख लो, यहाँ पे इजिली जो है कॉपर लॉस इनटू मैकेनिकल पावर स्लिप अपॉन 1 माइनस स्लिप, इससे भी कर सकते हो आपका। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉपर लॉस अगर निकालना है, कॉपर लॉस निकालना है आपको, तो स्लिप कितना है आपके पास 0.04 स्लिप है और 1 माइनस 0.04 कर लेना। और यहाँ पे जो मैकेनिकल पावर आपको दिया ही है कितना 15 किलोवाट है, तो नॉर्मल 15,000 बटा बदल लेना और यहाँ से पी कॉपर लॉस निकालोगे तो 625 वाट आपका यहाँ पे भी आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो मेथड नंबर सेकेंड है आपका और ये फर्स्ट है आपका। इजिली आप देख लीजिएगा, जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है वहाँ से इजिली आप देख लीजिएगा जो भी आपको सुटेबल लगता है, लेकिन फर्स्ट वाला जो है काफ़ी सही रहता है आपका। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है 50 वाले में कि इन ए थर्मल पावर प्लांट जो इकोनोमाइजर होता है वो हीट, ये आपका इकोनोमाइजर एक तरीके से फीड वाटर हीट, जो भी हम कंडेंसर में जो है पानी वेस्ट मतलब होता है उसको फीड वाटर पंप के थ्रू जो है उसे फिर से इकोनोमाइजर में ला के उसे फीड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि इफिशियंसी, एक तो इफिशियंसी आपका 15% तक इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद जो आपका फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट होती है ना उसका बचत जो होता है लगभग 5 से लेकर 15% तक फ्यूल का बचत हो जाता है आपका। ठीक है, तो कंडेंसर में इजिली क्या होता है कि आपका टेम्परेचर जो होता है काफ़ी मतलब एक तरीके से अराउंड 65 डिग्री के अराउंड आ जाता है आपका। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो पानी है वो आपका गर्म होने के साथ साथ मतलब एक तरीके से ठंडा हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस आपका कंडेंसर में ज़्यादा होता है ना, तो उसी पानी को क्या करते हैं ना फीड वाटर पंप के थ्रू हम इकोनोमाइजर में ले जाके उसे फीड कर देते हैं, जिसके वजह से जो हमारा हीट का जो लॉसेस है वो थोड़ा सा बच जाता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी हमारी 15% होती है और फ्यूल का जो कंजप्शन होता है वो 5 से लेकर 10% तक हमारा इम्प्रूव हो जाता है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। इन ए पावर प्लांट स्पीड ऑफ ए टरबाइन इज कंट्रोल बाई, तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ टरबाइन जो होता है वो आपका गवर्नर पे डिपेंड करता है। ठीक है, गवर्नर जो होता है इजिली आपका जो आपका जैसे पेल्टन टरबाइन हुआ, आपका फ्रांसिस हुआ, कपलान टरबाइन हुआ। ठीक है, तो इन सबों के साथ जो होता है आपका जब आप पेल्टन टरबाइन पढ़ोगे तो इसमें आपका पानी के नोजल के थ्रू पानी को कंट्रोल करके अभी हम वहाँ पे स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आपका इजिली गवर्नर होता है आपका। 51 का आपका हुआ बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो पेपर का लेवल आप देख ही रहे होगे, पेपर जो है काफ़ी मतलब एक तरीके से इजी है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग 52 वाले क्वेश्चन की तरफ।
कंडक्टर विच कनेक्ट द कंज्यूमर टर्मिनल टू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज नोन एज। तो ये होता है आपका सर्विस मेन होता है, ठीक है। जो कंडक्टर होते हैं ना, देखो जहाँ पे कंज्यूमर टर्मिनल की बात आ जाएगी ना, कंज्यूमर टर्मिनल का मतलब इजीली हम ही लोगों की बात आ रही है, तो वहाँ पे सर्विस मेन आ जाता है आपका, ठीक है। देखो ये जनरेटिंग पॉइंट होता है आपका, कोई है जनरेटिंग स्टेशन है और यहाँ से छोटे सब स्टेशन पे आता है ना, तो इसे हम बोलते हैं फीडर, ठीक है। अब सब स्टेशन से बाद उसके बाद आता है आपका एक छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट तक आता है ना, तो उसे भी हम लोग फीडर ही बोलते हैं। उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से हमारे टर्मिनल तक आते हैं मतलब कंज्यूमर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्विस मेंस बोलते हैं, ठीक है, सर्विस मेंस बोलते हैं। और जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन जो आता है वो हमारा फीडर होता है, जिसमें कोई टैपिंग नहीं होती है। और सब स्टेशन के बाद थोड़ा जो है डिस्ट्रीब्यूटर तक दिया जाता है, जिसे हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन है आपका। और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो होता है आपका कंज्यूमर को जो दिया जाता है ना, उसे हम लोग सर्विस मेंस बोलते हैं। तो 3 पॉइंट होते हैं, एक तो फीडर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर और तीसरा जो होता है आपका सर्विस मेंस होता है। यही आपका जो फ्लो चार्ट है आपका, यही है आपका। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया है, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, इसका जो इंसुलेटर होता है वो किसका हम लोग बनाते हैं। तो देखो इंसुलेटर जो होता है ना, हम ट्रांसमिशन लाइन में नॉर्मली हम पोर्सलिन का बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, आपका पोर्सलिन का एडवांटेज आप पढ़िएगा तो वहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज आपको मिलेंगे, ठीक है। पीवीसी का यूज़ नहीं करते हैं, माइका और ग्लास का यूज़ नहीं करते हम लोग। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं पोर्सलिन के। तो आप जब पोर्सलिन के एडवांटेज पढ़िएगा ना, तो मेनली एडवांटेज के बेस पे ही हम जो ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, उसी के लिए हम यहाँ पे जो इंसुलेटर यूज़ करते हैं, मेन एडवांटेज के बेस पे यूज़ करते हैं हम लोग। और इसका कोई ज़्यादा सॉलिड रीज़न नहीं है आपका। नहीं तो हम ग्लास का भी पीवीसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज और रिक्वायरमेंट, वहाँ पे जो गंदगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एडवांटेज के बेस पे अगर देखा जाए तो ईजिली वही है एडवांटेज, अब पढ़िएगा तो क्लियर होगा आपका। 54 में देखो दिया गया है, सर्किट इज डिस्कनेक्ट बाय द आइसोलेटर। कौन सा सर्किट है, मतलब जो आइसोलेटर होता है वो सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है भाई। तो ये हमारा नो लोड पे करता है, मतलब नो करेंट इन द लाइन मतलब नो लोड के, मेनली आप जानो कि नो लोड पे काम करता है हमारा आइसोलेटर। अगर मान लो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, अगर वो मान लो चार्जिंग, मतलब वो एक तरीके से चार्जिंग है, मतलब चार्जिंग का मतलब बिजली उसमें है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर्किट ब्रेकर को क्या करते हैं, ओपन कराते हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर जैसे ओपन हो गया तो उस कंडीशन में हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है वो नो लोड पे हो जाएगी। तो उसके बाद हम आइसोलेटर को ऑपरेट करा देते हैं, ठीक है, आइसोलेटर को ऑपरेट कराते हैं। तो आइसोलेटर ओपन होने के बाद हमारा चार्जिंग करंट की वजह से कुछ वहाँ पे चार्जिंग क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे कैपेसिटर का इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से चार्जिंग करंट होती है ना, तो उसके झटका उटका लगने के भी चांसेस होता है। इसलिए हम वहाँ पे बाद में क्या करते हैं, अर्थ स्विच को ऑपरेट कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही सीक्वेंस चलता है, पहले सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराते हैं, जिसके वजह से जो लाइन है नो लोड पे आने की वजह से आइसोलेटर को यूज़ करते हैं हम लोग नो लोड पे। उसके बाद जो चार्जिंग करंट होती है वो आपका अर्थ स्विच के वजह से वहाँ पे ग्राउंडेड पास कर दिया जाता है आपका। तो ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 55 में, विच आर द फॉलोइंग मीडियम इज एम्प्लॉय फॉर एक्साइटेशन आर्क इन एयर सर्किट ब्रेकर। देखो एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को खत्म करने के लिए कौन सा माध्यम यहाँ पे यूज किया जाता है। तो एयर सर्किट ब्रेकर है तो हम नॉर्मली क्या यूज करेंगे, एयर ही यूज करेंगे आपका, ठीक है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है तो वहाँ पे वैक्यूम यूज करेंगे। SF6 सर्किट ब्रेकर है तो हम वहाँ पे SF6 सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, ठीक है। तो यही है आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। 55 क्वेश्चन हो गया आपका, चलते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। तो चलिए अब देखते हैं अगले 56 से। देखिए 56 वाले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जो बंडलिंग कंडक्टर होता है इसका यूज जो है हम लोग एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्राइमरी फॉर द रिड्यूस, क्या चीज़ है, मतलब सबसे पहले जो बंडलिंग कंडक्टर का यूज़ हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में
प्राथमिक तौर पे जो है क्या कम करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ईज़िली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जस्ट वन सेकेंड, ठीक है। तो ये मेनली इसका जो आंसर होगा वो आपका कोरोना लॉस को होगा, ठीक है। तो बंडलिंग कंडक्टर में जो होता है आपका एक तरीके से यल बराबर क्या होता है, जीएमटी जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस अपॉन जियोमेट्रिकल मीन रेडियस, ठीक है। बंडलिंग कंडक्टर यूज करने से रेडियस बढ़ जाता है और आपका इंडक्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। जब इंडक्टेंस कम होगा तो उसके बाद जो होता है आपका एक इंडक्टेंस कम हो जाएगा आपका, ठीक है। जो कैपेबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटेंस अगर देखा जाए तो इसका हो जाता है आपका 1 अपॉन जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस अपॉन जियोमेट्रिकल मीन रेडियस, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीज होने की वजह से आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो होता है वो आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मेनली प्राइमरी यही होता है कि कोरोना लॉस को कम करने के लिए यूज करते हैं बंडलिंग कंडक्टर, ठीक है। प्राथमिक यही होता है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 57 में कि दिया गया है कोई जनरेटिंग स्टेशन है जिसका मैक्सिमम डिमांड आपका 30 मेगावाट है, ठीक है, और लोड फैक्टर आपका 60% है, और जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है वो आपका 50% है। रिजर्व कैपेसिटी आपको बताना है आपको, ठीक है। तो रिजर्व कैपेसिटी जो होता है इजली हमें पता है कि रिजर्व कैपेसिटी बताने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक तो हमें प्लांट की कैपेसिटी चाहिए हमें, ठीक है। रिजर्व कैपेसिटी अगर हमें बताना है तो प्लांट कैपेसिटी चाहिए और माइनस मैक्सिमम डिमांड चाहिए हमें, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 30, ठीक है, तो हम यहाँ पे -30 कर लेंगे। अब हम किसी भी तरीके से प्लांट कैपेसिटी अगर निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो प्लांट कैपेसिटी निकालने के लिए पहले हमें प्लांट कैपेसिटी निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, प्लांट फैक्टर बराबर होता है एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट की कैपेसिटी, ठीक है। प्लांट की कैपेसिटी होती है आपका। अब यहाँ पे देखो एवरेज हमें एवरेज भी निकालना होगा, तो उसके लिए हमें एक और फार्मूला यूज करना पड़ेगा, लोड फैक्टर बराबर एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो ये दो फार्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें। देखो लोड फैक्टर हमें कितना दिया है, 60% दिया है, ठीक है। तो लोड फैक्टर हमें कितना दिया है, 60% दिया है, और मैक्सिमम डिमांड भी आपका कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 30 और गुणे 60%, तो 60% का मतलब कितना हुआ, 60/100, और इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो ये कितना आएगा आपका, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज लोड आपका कितना हो गया, 18 आ गया आपका, ठीक है, 18 आ गया। अब एवरेज लोड हमारे पास आ गया भाई, ऊपर वाला जो चाहिए हमें। अब प्लांट कैपेसिटी निकालना है हमें ना, तो प्लांट कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लांट यहाँ पे देखो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपका दिया हुआ है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपका कितना है, 50%। एवरेज हमारे पास आ गया, एवरेज लोड कितना, 18, तो प्लांट फैक्टर यूज हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, एवरेज लोड 18 है, प्लांट कैपेसिटी कितना है, 50%, तो 50% को ईजिली 100 से दे लो, ठीक है। अब इसको आपको कैलकुलेट कर लो, 18 है, 100 ऊपर चला जाएगा ना, और नीचे कितना होगा आपका, 50 होगा, तो ये आपका कैलकुलेट होगा, 2 18 दूनी कितना होगा आपका, 36 होगा। तो इजिली अभी देखो प्लांट जो कैपेसिटी फैक्टर वो आपका कितना आ गया, 36, तो यहाँ पे 36 रख लो, 36 - 30 होगा, कितना होगा आपका, 6 आंसर बनेगा आपका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछा जाता है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख के जरूर जाइएगा। इसमें मेन देखो फार्मूला का है, फार्मूला अगर आपको याद है तो इजिली आप कर सकते हो, अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपको। 58 में देखते हैं हम लोग, दिया गया है जो डेली एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी थर्मल पावर स्टेशन में इतना मेगावाट आवर है, लोड फैक्टर जो है आपका 0.6 दिया गया है, मैक्सिमम डिमांड हमें स्टेशन का बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोड फैक्टर होता है वो हमारा क्या है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड है आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो एवरेज लोड होता है वो हमारा क्या होता है, किलोवाट आवर, यानी जो एनर्जी जनरेट होती है पर डे
या ईयरली जिस बेसिस पे होती है ना, तो एवरेज लोड आपको कैलकुलेट किया जाता है कि जो भी आपका एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ना, डेली बेसिस पे आप देखते हो तो 24 आवर रखने हैं, मंथली बेसिस पे आप अगर देखते हो तो 24 × 30 है, ईयरली देखते हो तो 24 × 365 डेज है। तो यही आपका होता है एवरेज लोड। तो यहाँ पे देखो जो थर्मल पावर स्टेशन है ना 720 मेगावाट हावर, तो ये जो आप जो देख रहे हो ना 720 मेगावाट हावर, ये क्या है आपका एक तरीके से एनर्जी जनरेट हो रहा है ना। और वो भी कितना जनरेट हो रहा है, किस बेसिस पे, आपका डेली हो रहा है। तो डेली का मतलब भाई एक दिन में 24 घंटा ही होता है, तो डेली बेसिस को हमें 24 रखना है हमें, मतलब 24 आवर। और ये जो 720 मेगावाट आवर है, ये आपका एक तरीके से एनर्जी कंज्यूम को दिया गया है। तो एवरेज लोड हमें यहाँ से पता चल जाएगा ना, एवरेज लोड क्या होता है आपका, जो एनर्जी यूनिट है अपन डेली बेसिस पे, तो यही फार्मूला होता है। तो 720 मेगावाट आवर दिया हुआ है, तो आपका ये इसकी वैल्यू कितना है आपके पास, 720 मेगावाट आवर, तो 720 रख लो, मेगावाट आवर का मतलब कितना हुआ, क्योंकि हमें कितना में चाहिए, किलोवाट आवर है, तो यहाँ पे जो है इसको नॉर्मल देखो सर, आंसर भी मेगावाट में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 720 ही मेगावाट रख लो, ठीक है, 720 मेगावाट रख लो। और डेली बेसिस पे दिया इसलिए हम किससे भाग देंगे, 24 से भाग दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको जब भाग दोगे तो ये कितना आएगा आपका, एक तरीके से ये आ जाएगा 30 मेगावाट पर हावर हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास एवरेज लोड कितना आ गया, हमारे पास 30 मेगावाट हावर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो लोड फैक्टर है वो हमें दिया हुआ है कि जो लोड फैक्टर वो कितना है आपका 0.6 है ना। तो मैक्सिमम डिमांड निकालना है हमें, तो मैक्सिमम डिमांड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एवरेज लोड है, एवरेज लोड कितना है आपका 30 मेगावाट है, और ये आपका लोड फैक्टर नीचे आ जाएगा ना, तो 0.6 कर लेना यहाँ से। इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 50 मेगावाट आवर हो जाएगा। यानी 58 का जो है वो आपका डी जो ऑप्शन होगा आपका सही होगा, जो डी वाला ऑप्शन है आपका, ठीक है। 58 का कितना होगा, डी होगा आपका। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो 59 में दिया गया है कि ABCD पैरामीटर है जिसका A और D की वैल्यू दिया गया है और C की वैल्यू दिया गया है और B की वैल्यू दिया गया है ना। तो देखो कभी कभी एग्जाम में ना इसका यूनिट पूछ लेता है AD पैरामीटर का, तो AD पैरामीटर का कोई यूनिट नहीं होता है ना। और B पैरामीटर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, ओम होता है। और C पैरामीटर का जो यूनिट होता है वो सीमेंस होता है आपका, ठीक है, या फिर महो पर मीटर होता है। तो इसको आपको यूनिट याद रखना है हमें। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया गया है भाई, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है ABCD पैरामीटर दिया गया है, जिसमें ABC सभी का वैल्यू का मान यहाँ पे दिया गया है। बोला गया है कि अगर सेंडिंग इन वोल्टेज मान लो 400 किलो वोल्ट है, ठीक है, द रिसीविंग इन वोल्टेज कितना होगा अंडर नो लोड कंडीशन पे। तो इसलिए हमें पता है यार कि अगर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, नो लोड कंडीशन है, तो कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज ज़्यादा होगा, मतलब फेरांटी का इफेक्ट इजिली यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं भाई कैसे ये होगा। तो देखो फार्मूला मैं डायरेक्ट बताने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जो सेंडिंग इन वोल्टेज होता है और जो सेंडिंग इन करंट होता है ना, तो फार्मूला देखो यहाँ पे मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, सेंडिंग इन वोल्टेज और जो रिसीविंग इन नहीं, सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन जो करंट होता है ना, वो आपका होता है ए बी और सी डी पैरामीटर्स, और यहाँ पे होता है आपका रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट, ठीक है। तो यहीं से फार्मूला बनाया जाता है भाई। जो सेंडिंग इन वोल्टेज होता है ना, वो आपका क्या होता है, जो सेंडिंग इन वोल्टेज होगा वो ए पैरामीटर इंटू रिसीविंग इन वोल्टेज प्लस बी पैरामीटर इंटू रिसीविंग इन करंट। यही फार्मूला हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है, और इसी से हम लोग जो है इसका आंसर बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे क्या है कि अंडर नो लोड, तो नो लोड का मतलब इजिली क्या है भाई, नो लोड का मतलब अगर कोई लोड नहीं है, लोड कैसा होता है आपका आरएल टाइप का ही लोड होता है। तो ज़्यादा इसमें एनर्जी लॉस कौन करता है, आपका रेजिस्टेंस ही करता है ना, इंडक्टर तो करता नहीं है। तो यहाँ पे नो लोड का मतलब कि क्या हुआ आपका कि जो
जो आपका आई आर की जो वैल्यू होगी ना, जो आई आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि नो लोड का केस दिया हुआ है ना, इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि नो लोड के केस में जो आपका रेजिस्टेंस वाला, भाई लोड इजीली आप समझ ही रहे हो, कोई भी लोड का मतलब क्या हो, रेजिस्टेंस होता है और इंडक्टर होता है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस में नो लोड है तो इसमें आई स्क्वायर मतलब जो लॉसेज होता है वो आपका रेजिस्टेंस, जो रजिस्टिव टाइप का लोड होता है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो नो लोड का मतलब क्या हुआ, आई आर की वैल्यू आपका क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, एट नो लोड के केस में। तो आई आर की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो 0 और इंटू बी मतलब ये पूरा पैरामीटर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पैरामीटर क्या होगा आपका, 0 हो गया। अब यहाँ पे हम सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालने के लिए ए इंटू रिसीविंग एंड वोल्टेज, मतलब अब यही फार्मूला बचा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, हमें रिसीविंग एंड वोल्टेज निकालना है ना। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज निकालने के लिए हमें सेंडिंग एंड वोल्टेज अपान ए पैरामीटर चाहिए। ठीक है, अब देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज हमारे पास कितना दिया है, 400 केवी है, तो 400 रख लो। ए पैरामीटर की वैल्यू कितना दिया गया है भाई, ये आपका दिया गया है 0.8 और ये एंगल दिया गया है आपका 1 डिग्री। ठीक है, बस आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। 400 में आप 0.8 का जब भाग दीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा कितना, 500, और ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा आपका, एंगल माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो 59 के यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर हैंडल करिएगा। ठीक है, आपको देखो यही सब क्वेश्चन होते हैं जो बहुत कैंडिडेट छोड़ देते हैं ना, और जो लोग इस पे थोड़ा सा मतलब अपना थोड़ा बहुत माइंड लगाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से क्या होते हैं, मतलब एक तरीके से काफ़ी डिफरेंट होता है उन लोगों में। तो ये चीज़ है आपका। 59 हो गया अभी, अभी हम लोग 60 वाले पे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में दिएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होगी वो आपका एम्पियर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप इजीली बना लोगे। 61 वाले क्वेश्चन में दिया गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि दो पॉइंट है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये 5 वोल्टेज है और ये 3 वोल्टेज है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना तो करंट तभी फ्लो होती है ना। सेम पोटेंशियल होगा 5 वोल्टेज और 5 वोल्टेज, तो पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से करंट का जो फ्लो होगा वो आपका 0 हो जाएगा ना, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए ना। इस डिफरेंस द पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर करंट आपका नहीं फ्लो होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। 62 वाले क्वेश्चन पर देखिए जो फार्मूला है एनर्जी का, यहाँ पे फार्मूला आपको पूछा गया है। तो एनर्जी का जो P बराबर होता है क्या होता है, W/T होता है। W का मतलब होता है वर्क डन, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं ना। तो यही है आपका, यहाँ से फार्मूला बन गया। तो E बराबर कितना हो जाएगा, P/T हो जाएगा। तो E बराबर क्या होगा आपका, P/T हो गया। तो 62 का यहाँ पे आपका एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, 63 वाले क्वेश्चन में अभी देखिए यहाँ पे दिया गया है जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉर्मली हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, उसको भी यूज़ कौन करते हैं, एनर्जी मीटर यूज़ करता है, किस फॉर्म में, किलोवाट आवर के फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका किलोवाट आवर हो जाएगा। 64 वाले क्वेश्चन को देखिए 1 किलोवाट आवर को यहाँ पे इक्वल टू द पूछा है, तो 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलो को बदल लो, तो 1 किलो का मतलब कितना हुआ आपका, 1000 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हावर को रख लो, तो हावर का मतलब एक तो होता है 60 सेकेंड, उसके बाद 60 सेकेंड बाद 60 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करिएगा ना तो ये आपका हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 वाट सेकेंड भी आता है, और इसी का कभी कभी जूल भी मात्रक होता है ना। इसी फॉर्म पे आप जो है चेंज करिएगा, नॉर्मली इस वैल्यू को रट ही लीजिए क्योंकि ये आपका एक तरीके से फिक्स क्वेश्चन है आपका, इसी टाइप का यही पूछा ही जाता है अभी तक। अगला क्वेश्चन देखो, किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है वो आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ स्टेट द जंक्शन एंड द इलेक्ट्रिक करंट। किरचॉफ के दो नियम है ना, एक तो आपका केसीएल का नियम है और एक आपका है केवीएल का। केसीएल का मतलब करंट, ठीक है, आई बराबर क्या होता है आपका Q/T, और केवीएल का मतलब होता है वोल्टेज, V बराबर होता है आपका W/T होता है। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो केसीएल होता है वो किस पे बेस होता है, तो ये आपका
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस होता है ना, और केवीएल जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ वर्क पे बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो किरचॉफ का पहला जो नियम होता है वो आपका करंट की आने वाली और जाने वाली धाराओं का जो योग होता है वो आपका 0 होता है। दूसरा नियम होता है कि आने वाली बराबर जाने वाली का जो योग होता है वो इक्वल होता है। मतलब कि आने वाली और जो जाने वाली, कुल मिला के बस ये समझो, आने वाली और जाने वाली बराबर होती है। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि आने वाली प्लस जाने वाली का जो योग होता है वो आपका 0 होता है ना। तो वही है, करंट का सम आपका 0 होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे करंट है। ये आपका है क्या, ई है, और ये आपका वी है आपका। ठीक है, तो ये आपका केसीएल होगा। ठीक है, और केवीएल के लिए ये आपका फार्मूला होगा केवीएल के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो सोर्स का और वहाँ पे जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो सभी का योग क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है केवीएल में, जो आपका मेष या लूप में जो भी आप रखते हो। तो 65 का जो होगा आपका क्या होगा, 65 का बीज होगा वो आपका राइट होगा। अभी चलते हैं हम लोग 66 की तरफ। छाछड़ में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है इसका यहाँ पे पूछा गया आपका। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि आइडियल वोल्टेज सोर्स पूछा गया ना, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आपका 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी यहीं पे पूछ देगा आइडियल वोल्टेज सोर्स के बाद यहाँ पे आता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है ना। तो यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक तो आइडियल वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। इसी तरीके से आइडियल वोल्टेज मीटर का अगर पूछता है तो वो आपका इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा आपका क्वेश्चन बनेगा आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल जो करंट सोर्स अगर देगा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। ठीक है, और आइडियल करंट सोर्स से हमारा बनता है एक तरीके से अमीटर। तो अमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आपका 0 होगा ना। तो ये आपको जो है 4 पॉइंट याद रखना है आपका, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा तो इजिली आपका यहीं से क्वेश्चन बनता है, आप आ जाते। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो 67 में दिया गया है कि जो when the source is delivering the maximum power to the load efficiency आपको बताना है। तो इजिली इस टाइप के क्वेश्चन आप इजिली प्रूव भी कर सकते हो, तो कोई मतलब नहीं है, 50% आपका इसका आंसर होता है आपका। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 68 का। तो देखो 68 में जो है आपका दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है अभी 68 में दिया गया है द करेंट फ्लोइंग थ्रू द 1 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन द बी एंड डी। ये देखो बी है और ये आपका ई है, इसके बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसी के बीच में मतलब यहीं पे हमें कितना करंट फ्लो होगा वो हमें बताना है। ठीक है, 1 एम्पियर की देखो करंट है, यहाँ से आएगी तो यहाँ तक कितना करंट आएगी, 1 एम्पियर ही आएगी। अब करंट यहाँ से इस भाग में और इस भाग में जाएगी, तो यहाँ पे देखो 1 ओम है और यहाँ पे भी क्या है आपका 1 ओम है, तो रेजिस्टेंस बराबर है तो करंट भी क्या होगी आपका बराबर डिवाइड हो जाएगी ना। तो 0.5 इसमें जाएगा और 0.5 आपका इसमें जाएगा, तो इसका आंसर आपका 68 का बी हो जाएगा आपका। तो चलो 69 पे देखते हैं हम लोग। 69 में देखो दिया गया है इन द सर्किट शो इन द बिलो पावर कंज्यूम 2 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द ए एंड बी। तो देखो ये आपका ए है और ये आपका बी है, और ठीक है ये ए है और ये आपका बी है, और ये जो है आपका 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें हमें क्या निकालना है, पावर कंज्यूम निकालना है हमें। ठीक है, तो पावर कंज्यूम क्या होता है भाई, पी बराबर वी इंटू आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर आर भी होता है। ठीक है, ये सभी जो है पावर कंज्यूम के क्या है आपके फार्मूले हैं आपका। ठीक है, तो इजिली ये तो हमें पता चल गया किसके क्रॉस निकालना है। अब चलो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो है यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम अपने मन से मान सकते हैं भाई कि करंट किधर आ रही है जा रही है, हम फ्री हैं। ठीक है, इधर मान लो I1 जा रही है और इधर I2 ले लो, इधर I3 ले लो। ठीक है, सब करंट जा ही रही है, तो जाने वाले का योग क्या होता है आपका 0 होता है ना। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हुआ।
अब I1 निकालने के लिए इस वाले में क्या होगा, I बराबर क्या होता है, V अपन R होता है ना, यानी वोल्टेज का डिफरेंस चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए। तो वोल्टेज का डिफरेंस का मतलब अगर हम पॉइंट B का पोटेंशियल कितना मान लें, V मान लें, तो V माइनस कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। इसके बीच का पोटेंशियल कितना होगा, V माइनस 6 हो जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम लोग माइनस वाले को ही कंसीडर करते हैं ना, क्योंकि हायर टू लोअर पोटेंशियल हम लोग जा रहे हैं, तो लोअर पोटेंशियल को ही लेंगे ना। तो V माइनस 6 हो जाएगा और बटे में रेजिस्टेंस कितना आपका 2 ओम है, तो 2 ओम रख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से I2 को देख लो, तो I2 नीचे फ्लो हो रहा है ना, तो बी नोड का वोल्टेज हमने V रखा हुआ है, तो V रख लो। और यहाँ पे ये ग्राउंडेड है, तो इसका पोटेंशियल 0 होता है, तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं। 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 2 ओम रख लो। इसी तरीके से I3 जिधर फुल हो रही है वहाँ पे देख लो, इसका पोटेंशियल B का V है और इसका कितना है, हायर टू लोअर आ रहा है ना, प्लस माइनस, तो यहाँ पे कितना होगा, V माइनस 12 हो जाएगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है आपका, 2 ओम है, तो 2 ओम रख लो, बराबर कितना कर लो, 0 कर लो, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिएगा ना, तो वोल्टेज आपका 6 वोल्टेज आएगा आपका, ठीक है। वोल्टेज कितना है, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसको जैसे ही कैलकुलेट करिएगा तो वोल्टेज कितना आएगा, 6 आएगा। अब इजिली आप ये देखो, हमें इस नोड का जो वोल्टेज है वो कितना आ गया, हमारे पास 6 वोल्टेज आ गया, ठीक है। और पावर कंज्यूम इसी में हमें बताना था। अभी देखो, ये जो 6 वोल्टेज है ना, ये ए पॉइंट का पोटेंशियल है और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वो भी 6 वोल्टेज है। अब ये बताओ, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हुआ आपका, नहीं हुआ ना, 0 हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं है, तो करंट यहाँ पे क्या होगी आपका, नहीं फ्लो होगा। तो जब करंट ही नहीं फ्लो होगा तो पावर कहाँ से आएगा, तो पावर भी क्या हो जाएगा आपका, 0 वाट हो जाएगा ना। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। मतलब इजिली यही है कि अगर करंट 0 होता है तो पावर अगर निकालना भी चाहोगे तो करंट 0 है, तो किसी भी क्वांटिटी में अगर 0 का गुणा करोगे तो वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 ही आएगी। तो इसका 69 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। 69 के बाद हम लोग चलते हैं 70 वाले पे। 70 वाले में दिया है, जो डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिटरमाइंड बाय, तो ये आपका होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। ये हमारा जनरेटर का रूल्स होता है। जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है वो हमारा जनरेटर का नियम होता है। जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो हमारा मोटर का रूल्स होता है हमारे। अभी यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया, द कोफिशिएंट ऑफ ए कपलिंग टू कॉइल इज प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे होता है m बराबर k अंडर रूट L1 इंटू L2 होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग टू कॉइल इज, तो यहाँ पे आपका पूछा गया है के बराबर ही पूछा गया ना, तो m अपान अंडर रूट L1 इंटू L2 हो जाता है। तो इसका आपका कितना होगा, आपका m को 1 मान लिया, के को भी रखा है, तो 1 अपान अंडर रूट L1 अपान L2 होगा। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछा है ना, तो के की वैल्यू पूछा है आपका, ठीक है। तो के की वैल्यू आपका यही होगा, के बराबर m अपान अंडर रूट L1 इंटू L2 हो गया आपका। तो सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। 71 का हो गया क्वेश्चन। अभी 72 का देख लो। 72 वाले में भी वही आपका सिंपल फार्मूले बेस पे है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनाइड, जस्ट 1 सेकेंड, तो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनाइड n टर्म्स इज प्रोपोर्शनल टू द, तो यहाँ पे जो इंडक्टेंस का फार्मूला होता है L बराबर एन स्क्वायर अपान रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस बराबर होता है लेंथ अपान μ0 μr इंटू एरिया होता है आपका, ठीक है। तो L बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर के फॉर्म में होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी ऑप्शन होगा इसका सही होगा। 72 हो गया अभी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 73 में दिया गया है, द आर्क यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। जब भी देखो हम आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमें करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें कम से कम चाहिए होता है, ठीक है। तो ये लो वोल्टेज और हाई करंट चाहिए, क्योंकि करंट ज़्यादा होगी तो आई स्क्वायर आर, हीट लॉसेज ज़्यादा होगा ना। जितना हीट होगा उतना ज़्यादा हमें आर्क प्रोड्यूस होगा। मतलब हीट गलाने के लिए क्या चाहिए, हमें हीट ही तो चाहिए ना, तो ज़्यादा करंट चाहिए। करंट ज़्यादा होने का मतलब वोल्टेज कम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। 74 वाले में देखो, यहाँ पे दिया गया है कि टू सेव द एनर्जी ड्यूरिंग द ब्रेकिंग, विच टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज यूज। तो हम यहाँ पे जो यूज करते हैं ना, रिजनरेटिव ब्रेकिंग यूज करते हैं। इस ब्रेकिंग में जो ई होता है ना, वो ग्रेटर देन होता है वी के, जिसकी वजह से एक तरीके का सोर्स आप जनरेटर के जैसे काम करते हैं ना।
ठीक है, तो ये आपका होता है। और स्पीड बराबर क्या होता है, ईबी अपान फाइव होता है ना, जिसकी वजह से देखो अगर ओवरहालिंग का कंडीशन यानी स्पीड बढ़ेगी ना तो ईबी इंक्रीज होता है। ईबी इंक्रीज होने का मतलब एक तरीके से ये जनरेटर के जैसे बिहेव करता है आपका। ठीक है, ये आपका एक तरीके से जनरेटर का केस है। और मोटर का केस अगर हम बात करें तो वहाँ पे वोल्टेज ग्रेटर देन हो जाता है हमारा ईबी से। तो इसलिए जनरेटर है जो रिजेनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ करते हैं ना, ओवरहालिंग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से ईबी ज़्यादा आता है आपका टर्मिनल वोल्टेज से, जिसे हम एक तरीके से जनरेटर के जैसे यूज़ कर सकते हैं। और जो भी एनर्जी होता है ना जनरेटर के ही होता है आपका, ठीक है, सोर्स होता है आपका एक तरीके से जनरेटर होता है। मोटर तो एक तरीके से लोड होता है ना, खुद करंट खुद लेता है आपका, तब काम करता है आपका। अभी देखते हैं 75 वाले के तरफ। 75 में देखो यहाँ पे दिया गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ऑफ इन्वर्टर ड्यूरिंग द इंडक्शन मोटर इज रिजल्ट। तो यहाँ पे फाइव बराबर क्या होता है, वी बाई एफ होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज लगभग हम लोग कांस्टेंट ही रखते हैं ना इंडक्शन मोटर में, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। अब भाई फ्लक्स कांस्टेंट है तो इजिली हम टॉर्क भी तो कांस्टेंट होगा ना, टी बराबर 5 × I। ठीक है, तो यहाँ पर 75 का जो राइट आंसर होगा वो आपका कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये डायोड वेन रिवर्स बायस। अगर कोई डायोड जो है वो रिवर्स बायस में है तो कैसा बिहेव करेगा भाई, ओपन स्विच के जैसे बिहेव करेगा ना। और ये अगर फॉरवर्ड बायस में है तो कैसा बिहेव करेगा, हमारा क्लोज स्विच जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये चीज है आपका। अभी हम लोग चलते हैं 77 के तरफ। 77 में देखिए ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। 77 में इजिली आपका जो क्वेश्चन है ना कि फुल लोड जो है कॉपर लॉस और आयरन लॉस आपको यहाँ पे दिया गया ना, और कॉपर लॉस और आयरन लॉस आपको पूछा गया है हाफ लोड पे। तो देखो आयरन लॉस जो होता है ना वो चाहे फुल लोड हो चाहे हाफ लोड हो वो आपके लोड पे डिपेंड नहीं करता है ना, लेकिन कॉपर लॉस जो होता है वो आपके लोड पे डिपेंड करता है हमें। तो आयरन लॉस कितना है आपका, आयरन लॉस 500 वाट है तो वो आपका आयरन लॉस तो उतना ही होगा 5000 वाट। लेकिन जो कॉपर लॉस है ना अगर फुल लोड से हाफ लोड पे आ रहा है ना तो ये आपका इस कितना होगा, हाफ लोड का मतलब कितना हुआ 1/4 हो जाएगा ना, और ये 6400 है, 6400 है तो इसको भाग दीजिएगा तो 1600 हो जाएगा ना। तो ये होगा आपका सी वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, आयरन लॉस में कोई फर्क नहीं आता है भाई, तो ये 5000 ही रहेगा और कॉपर लॉस हमारा 1600 वाट आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखो 78 है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 78। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, काफ़ी छोटे फॉर्म में इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है 6 पोल और लैप ऑन डीसी मशीन है जिसका रेजिस्टेंस इतना है। ठीक है, अगर हम आर्मेचर के कनेक्शन को रिवाइंड करके अगर वे वाइंडिंग में बदल देते हैं ना तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि क्या पूछा गया है। पहले बात दिया गया है कि लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं, यानी कितना पोल है भाई 6 पोल है ना। तो इस कंडीशन में बोल रहा है कि जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस वो आपका कितना है 0.05 ओम है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिवाउंड कर दिया जाए, मतलब वेव वाउंड में कर दिया जाए, तो वेव वाउंड में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो आपके 2 होते हैं। तो इसी कंडीशन में जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा वो कितना वेरी करेगा वही हमें यहाँ पे बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टेक्निक से करते हैं हम लोग। देखो लैप वाइंडिंग क्या होता है, लैप वाइंडिंग का मेनली यूज होता है ना कि ज़्यादा पैरेलल पाथ होता है। पैरेलल पाथ ज़्यादा होने का मतलब इजिली क्या है कि करंट ज़्यादा होगी। ठीक है, करंट ज़्यादा होने का मतलब भाई वोल्टेज कम होगा। अब करंट ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा आपका कम होगा। वेव वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट देख लो, इसमें जो है ये हाई वोल्टेज के लिए और लो करंट के लिए यूज करते हैं ना। तो जहाँ पे करंट अगर लो है तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका हाई होगा। तो पहले तो आप ये जान लो ना कि लैप वाइंडिंग है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा लो होगा, और वेव बाइंडिंग है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा आपका हाई होगा ना। यानी कुल मिला के अगर आप लैप से वेव में आ रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका इंक्रीज होगा ना। तो अगर कहीं ना कहीं 0.05 ओम है और लैप वेव बाउंड में आओ तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। इसी फार्मूले बेस पे हम लोग ने बता दिया कि भाई रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अब वो कितना इंक्रीज होगा ये हमें बस पता करना है। तो देखो लेफ्ट में जो नंबर ऑफ पोल है या पहला पाँच 6 है और वेव में कितना आपका 2 होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 6/2, मतलब 3 का डिफरेंस आ रहा है ना। यानी या तो मतलब अब जो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा 3 गुना चेंज होगा या फिर 3 स्क्वायर गुना चेंज होगा, ये हमें अब पता करना है। मतलब जो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा ना वो 3 के फॉर्म में होगा।
अब ये देखो जो भी हम लोग जो पावर होता है ना, करंट का मतलब इजीली क्या होता है, पैरेलल पाथ हो चाहे सीरीज पाथ हो, हम इजीली पावर का जो पावर होता है वो हमारा सेम होता है, तो पावर वाला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है या फिर वी स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर को ले लो, तो यहाँ पे जो पहला आई का मतलब पैरेलल पाथ ही हुआ ना, लेफ्ट में ज़्यादा पैरेलल पाथ है और वेव में कम है, तो करंट को ही कंसीडर करें, यानी जो पावर है एक तरीके से हमारा स्क्वायर के फॉर्म में डिपेंड कर रहा है ना, चाहे आप करंट का ले लो चाहे आप वोल्टेज का ले लो, स्क्वायर के फॉर्म में डिपेंड कर रहा है ना। तो 6/2 आप लाए हो ना, ये क्या है 3 आ गया। अब ये स्क्वायर के फॉर्म में गुणा होगा, मतलब 3 का स्क्वायर और गुणे पहले का रेजिस्टेंस कितना है आर्मेचर का 0.05 है ना, तो 3 तिली के कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और ये कितना होगा 0.5, तो 9 × 45 होगा, ठीक है। तो 78 का कितना होगा आपका सी, आपका सी जो होगा वो आंसर बनेगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो लेफ्ट वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस कम होता है ना लेफ्ट वाइंडिंग का, क्योंकि भाई करंट ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम होगा, और वेव वाइंडिंग में वही चीज़ है। तो ये तो हमें लैंप और वेव से पता चला है ना कि रेजिस्टेंस इंक्रीज किस में होगा, डिक्रीज किस में कम होगा, किस में ज़्यादा होगा। अब देखो 6/2 का मतलब जो पैरेलल पाथ है उसे हमें 6/2 मतलब 3 के फॉर्म में हमें जो है पैरेलल पाथ का डिफरेंस आ रहा है हमें। पावर जो करंट होता है वो पावर सेम होता है भाई, ठीक है, चाहे सीरीज में पावर हो चाहे पैरेलल में पावर हो, तो पावर जो होता है वो आपका आई स्क्वायर आर होता है और वी स्क्वायर आर होता है। तो जो पावर है वो हमारे स्क्वायर के फॉर्म में डिपेंड कर रहा है ना, तो जो हम 6/3 लाए हैं, नहीं 6/2 करके जो हम लोग 3 का लाए हैं वो स्क्वायर के फॉर्म में आपका चेंज होगा, तो वही 3 का स्क्वायर हमने किया है और पहले का रेजिस्टेंस 0.05 है, बस उसी को गुणा कर दिया हम लोगों ने। तो इस टाइप का देखो क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ही सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप टेक्निक से यूज़ कर सकते हो, आप कैसे करना है आपको, ठीक है। 78 हो गया, वही 79 पे चलते हैं हम लोग। 79 में क्वेश्चन दिया गया है, लार्ज अल्टरनेटर है जो ठीक है, जिसका फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे प्लेस करते हैं। लार्ज अल्टरनेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होता है, यहीं पे फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो हम लोग रोटर पे रखते हैं, ठीक है। और आर्मेचर की वाइंडिंग कहाँ होती है भाई, स्टेटर में होती है, तो लिख लीजिएगा आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वो हमारा स्टेटर में होता है, और रोटर की जो फील्ड जो वाइंडिंग होती है वो हमारा रोटर में यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो मैक्सिमम स्पीड होती है सिंक्रोनस मशीन का 50 हर्ट्ज पे कितना होगा। तो मैक्सिमम स्पीड का मतलब 120 F/P से हमें यहाँ पे बताना होगा। तो ये मैक्सिमम स्पीड का मतलब निकालना है हमें, तो 120, फ्रिक्वेंसी कितना है 50 है, और देखो जितना पोल कम होगा ना उतना स्पीड ज़्यादा होगी, तो कम से कम पोल हम 2 रख सकते हैं ना, एक पोल हम नहीं रख सकते भाई, क्योंकि नॉर्थ और साउथ जब आप टीनी मैग्नेट मतलब जितना आप मैग्नेट को ब्रेक करते जाओगे ना उसकी पोलरिटी बनती जाएगी, नॉर्थ साउथ मतलब, ठीक है, कम से कम 2 पोल। तो यहाँ पे गुणा कर लेना और ये आपका लगभग 3000 आ जाएगा। अस्सी हो गया। अभी चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 120 ही क्वेश्चन है इसमें। अस्सी वाले क्वेश्चन में देखो दिया गया है कि इन ए सिंक्रोनस मशीन व्हेन एक्साइटेशन इज इंक्रीज। देखो सिंक्रोनस में अगर हम वी कर्व से देखते हैं, ठीक है, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट से, तो वी कर्व जो होता है कुछ इस फॉर्म में होता है भाई, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बात बताऊंगा किसी दिन, ठीक है। ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है भाई, यूनिटी पावर फैक्टर पे क्वेश्चन बनता है कि जो आर्मेचर करंट होती है वो सबसे ज़्यादा कम कब होती है, तो यूनिटी पावर फैक्टर पे ही होता है ना। अगर उस कंडीशन के बाद जो है या तो ओवर एक्साइटेशन करो या फिर अंडर एक्साइटेशन करो तो पावर फैक्टर तो चेंज होता ही है, साथ में आर्मेचर करंट भी इंक्रीज हो जाती है आपका, ठीक है। मतलब वेरिएशन आता है ओवर एक्साइटेशन और अंडर एक्साइटेशन पे जो हमारा आर्मेचर करंट होता है, मतलब कम से कम आर्मेचर करंट किस पे होता है हमारा, यूनिटी पावर फैक्टर पे होता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि सिंक्रोनस मशीन है व्हेन द एक्साइटेशन इज इंक्रीज, एक्साइटेशन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो एक्साइटेशन अगर बदलोगे ना तो यहाँ पे फील्ड करंट भी बढ़ेगी और हमारा आर्मेचर करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। आपका ध्यान दीजिएगा, फील्ड करंट भी इंक्रीज होगा, आपका आर्मेचर करंट भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। तो इसका देखो कुछ के आंसर गलत दिया गया है, जब आप नीचे आंसर देखोगे ना तो उसमें आपका दिया गया कुछ आंसर दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। देखो अभी फील्ड करंट और आर्मेचर कैसे इंक्रीज होगी,
देखो यूनिटी पावर फैक्टर पे ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर है भाई, ठीक है, ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर, तो इसमें आर्मेचर करंट सबसे कम होता है हमारा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही एक्साइटेशन बढ़ाओगे तो एक्साइटेशन बढ़ाने पे जो होता है हमारा फील्ड करंट तो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्साइटेशन बढ़ सिंक्रोनस मशीन है, तो एक्साइटेशन बढ़ाने पे हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर लीडिंग होगा। और एक्साइटेशन बढ़ाने का मतलब ये नो लोड है, ये हाफ लोड है और ये आपका फुल लोड है। तो एक्साइटेशन बढ़ाने पे पावर फैक्टर हमारा इंक्रीज होगा, यानी फील्ड करंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। अंडर एक्साइटेशन भी करोगे ना तो तभी हमारा आर्मेचर करंट पे वेरिएशन आएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपका 81 का पहला ऑप्शन दिया होगा वो आपका सही नहीं है, आपका डी जो होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। पहला ऑप्शन जो होगा वहाँ पे नहीं होगा, बहुत लोग यहाँ पे जो है फील्ड करंट इंक्रीज होगा, नहीं, दोनों इंक्रीज होगा आपका, ठीक है। वी कर्व से जैसे कि मैंने बता दिया ना कि ये यूनिटी पावर फैक्टर है, आर्मेचर करंट कम होगा। अगर ओवर एक्साइटेशन कर रहे हो तो आर्मेचर का फील्ड करंट तो बढ़ेगा ही, साथ में आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा आपका, ठीक है। ये ऊपर देख सकते हो, अंडर एक्साइटेशन करते हो ना तो फील्ड करंट कम होगी, लेकिन यहाँ पे जो है आर्मेचर करंट फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। तो दोनों आपका इंक्रीज होगा, बात और फील्ड मतलब दोनों आपका इंक्रीज होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आगे देखते हैं हम लोग। क्या क्या है कि जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है इसका जो पावर फैक्टर हो क्या होता है, तो पावर फैक्टर लीडिंग होता है भाई, अंडर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर लैगिंग होता है, इस चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगला दिया है द स्पीड ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन इज डिपेंड अपॉन द, तो जो स्पीड होता है सिंक्रोनस मशीन का वो आपका सप्लाई फ्रिक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल दोनों पे डिपेंड करता है ना, 120 एफ अपॉन पी से। तो जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो आपका फ्रिक्वेंसी पे और नंबर ऑफ पोल दोनों पे डिपेंड करता है आपका। 83 का हो गया। अभी 84 को देखिए, अभी 84 में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब कि जो डायरेक्ट एनर्जी हो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो देखो हवा जो होता है वो आपका डायरेक्ट आता है और हम लोग डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं ना, इसमें किसी मतलब प्रोसेस या मीडिएटर की रिक्वायरमेंट आपका नहीं है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 85 में कि जो डोपिंग होता है इन ए सेमीकंडक्टर इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। तो डोपिंग हम एक तरीके से कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं ना, तो कंडक्टिविटी तो नहीं है, तो कंडक्टेंस आपके यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। प्योर मतलब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है एक तरीके से प्योर है ना, उसमें होल और नंबर इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वहाँ पे आपका प्योर है तो वहाँ पे जो है आपका एक तरीके से कंडक्टेंस बहुत ही कम हो जाता है, ना कि जीरो हो जाता है, आपका इंसुलेटर जैसे बिहेव करता है ना हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो वहाँ पे डोपिंग कर देते हैं, चाहे पी टाइप की करो चाहे एन टाइप की, ठीक है। 3 टाइप और 3 संयोजी और 5 संयोजी की डोपिंग करने की वजह से हम वहाँ पे पी टाइप और एन टाइप हम लोग बना लेते हैं और वहाँ से कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है आपका। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ ए एनपीएन, तो एनपीएन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स होता है और पी में जो होता है वो आपका होल्स होता है आपका। मेजॉरिटी का मतलब जो ज़्यादा हो, ठीक है, मेजॉरिटी का मतलब जिसका इफेक्ट ज़्यादा हो आपका, और माइनॉरिटी का मतलब जिसका इफेक्ट कम हो। 87 वाले क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि वेन ए पीएन जंक्शन डायोड अगर रिवर्स बायस में है तो जो थिकनेस होगा वो डिप्लेयर लेयर का क्या होगा, थिकनेस। तो रिवर्स बायस का इजिली मतलब जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, ये पी को अगर आप माइनस से जोड़ दो, एन को अगर प्लस से हो तो ये रिवर्स बायस होगा। यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई होगी वो ज़्यादा हो जाएगी ना, मतलब कंडक्टेंस काफ़ी जीरो मतलब घट जाएगा और रेजिस्टेंस क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। तो वही जो है थिकनेस, जो थिकनेस होगा जिसमें ई मोबाइल चार्जेस होंगे आपके, तो उसका जो थिकनेस होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए आप देख लीजिएगा। 88 वाले क्वेश्चन में देख लीजिए थोड़ा सा इसको। द वैल्यू ऑफ ए करेंट बीटा आपको यहाँ पे बताना है, सो इन द फिगर। तो यहाँ पे देखो बीटा आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में, तो बीटा आपको बताना है तो यहाँ पे देखो क्या है, ये आपका एमीटर का वोल्टेज है और ये आपका बेस का वोल्टेज है आपका, ठीक है। तो एमीटर वोल्टेज है और ये, तो हम यहाँ पे इस वाले से हम एमीटर करंट निकाल सकते हैं। एमीटर करंट बराबर यहाँ का सोर्स का डिफरेंस और यहाँ के सोर्स का डिफरेंस है और अपन रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो 10 वोल्टेज ये है और ये आपका कितना है,
1.7 वोल्टेज है और रेजिस्टेंस कितना हमारे पास 5 किलो ओम है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा ना तो 1.66 मिली एम्पियर आएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बेस करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस करंट है, ये यहाँ पे ग्राउंड है, जीरो पोटेंशियल है ना, 1 वोल्टेज है और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम 1 वोल्टेज ले लेते हैं और रेजिस्टेंस कितना है, 100 किलो ओम है, तो 100 के ले लो, यानी यहाँ पे जो बेस करंट होगी वो हमारा कितना होगा, 0.10 मिली एम्पियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एमीटर दिया है, बेस एमीटर का वोल्टेज और यहाँ पे बेस का वोल्टेज, तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं है भाई। ठीक है, एमीटर वोल्टेज है तो हम लोगों ने एमीटर करंट निकाल लिया है, बेस वोल्टेज है तो बेस करंट हम लोगों ने निकाल लिया, बस कुछ नहीं किया हम लोगों ने, इतना कर लिया है। ठीक है, ये जो कनेक्शन मोड है ऊपर से करंट, ये आपका कॉमन कलेक्टर मोड है। ठीक है, ये आपका कॉमन कलेक्टर मोड है। कॉमन कलेक्टर मोड में अभी क्या होता है आपका, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, गामा चलता है हमें वहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, पहला कनेक्शन होता है हमारा कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस में अल्फा होता है, कॉमन एमीटर में बीटा और इसमें क्या होता है आपका गामा होता है हमारा। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर मतलब जो गामा होता है ना, तो ये कितना होता है आपका, IE/IB होता है। ठीक है, अब ये कनेक्शन कुछ भी हो उससे हमसे नहीं मतलब है, कॉमन कलेक्टर का फार्मूला आपको यूज करना है, अल्फा बीटा गामा, गामा बराबर IE/ होता है IB। तो IE हमें पता ही है, देखो हम लोगों ने निकाला ही है 1.66 मिली एम्पियर और IB कहाँ गया हमारे पास, ये IB है 0.01 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग गामा निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे आप गामा निकालिएगा तो ये आ जाएगा 166 आ जाएगा आपका। ठीक है, गामा आपका कितना आ जाएगा, 166 आ जाएगा अभी। ठीक है, गामा तो आ गया, लेकिन हमें निकालना है बीटा, तो एक फार्मूला और यूज़ कर लो, गामा बराबर होता है 1 प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो बीटा अब यहाँ से निकाल लो, बीटा बराबर कितना होगा आपका, गामा -1 हो जाएगा, तो गामा 166 और एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 165। ठीक है, तो 88 का आपका राइट आंसर बना है 165। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन देखो बन रहा है। ठीक है, हमें बीटा लाना था, हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, मीटर निकाल लिया और बेस करंट निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या यूज़ करना है ना, वो हमें पता चलेगा फार्मूले बेस से। हमें मीटर करंट है और बेस करंट पता है, तो हम यहाँ से गामा निकाल सकते हैं, तो गामा हम लोगों ने निकाल लिया है। अब गामा निकालने के साथ साथ हमें बीटा से रिलेट करना होगा कि कौन सा फार्मूला है जो बीटा से रिलेट करे गामा के साथ, ये फार्मूला है आपका गामा बराबर 1 प्लस बीटा। तो यहाँ से हम लोगों ने बीटा निकाल लिया। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यही सब क्वेश्चन है जो आपको मतलब बहुत दूसरों से अलग बनाते हैं। आपको दूसरे से अलग बनाने का मीन्स ये है ना कि इस टाइप के देखो अगर क्वेश्चन आएंगे तो सब कोई नहीं टच करता है। ठीक है, बहुत लोग छोड़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और अगर आप टच कर रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या होगी, आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी सिलेक्शन होने की, बस यही है अभी। 88 वाले में नहीं, 89 वाले में क्वेश्चन देखो, द यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट होगी ना, वो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है आपका। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी और सी दोनों आंसर होगा। द परमिनेंस जो होता है ना, वो मैग्नेट सर्किट में वो करेस्पॉन्ड टू द, तो एक हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, दूसरा हमारा मैग्नेट सर्किट होता है। तो मैग्नेट सर्किट में तो हम लोग रिलक्टेंस को जानते हैं, और रिलक्टेंस का जो उल्टा होता है आपका परमिनेंस। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो यहाँ पे जो होता है आपका, जैसे यहाँ पे रिलक्टेंस होता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है ना, तो रेजिस्टेंस यानी रिलक्टेंस का उल्टा क्या हुआ, परमिनेंस, तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा आपका, कंडक्टेंस। तो 90 का जो होगा डी होगा आपका, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, एनालॉजी हुआ, फिर इस टाइप के। 91 वाले क्वेश्चन में देखिए दिया गया, द बेस सुटेड फॉर मैग्नेट मटेरियल फॉर कंडक्शन और ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए किस टाइप के मैग्नेट मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ज़्यादातर सिलिकॉन स्टील का ही यूज़ करते हैं। ठीक है,
92 वाले क्वेश्चन में देखिए दिया गया है आपका ए इंडक्टिव कॉइल जिसका 10 हेनरी डेवलप ए काउंटर वोल्टेज इतना, व्हाट इज शुड बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, तो VL बराबर होता है एल डी आई अपॉन डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना है ना, तो वोल्टेज कितना है आपका 50 वोल्टेज है, इंडक्टर कितना आपका 10 है, रेट ऑफ चेंज निकालना है ना, तो 50/10 होगा, यानी कितना होगा आपका 5 एम्पियर हो जाएगा। 92 हो गया आपका। 93 अभी देखते हैं हम लोग। देखिए 93 वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन को फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार। इफ ए कॉइल ए रेजिस्टेंस आपका जो है 10 ओम है और जो इंडक्टेंस हो आपका 1 हेनरी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए करंट 0.1 सेकेंड आफ्टर स्विचिंग ऑन द 50 वोल्टेज की डीसी सप्लाई है। तो यहाँ पे आपको करंट आपको बताना है। तो सर्किट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका है डीसी सोर्स है आपका जो आपका 50 वोल्ट का है, और इसमें हम रेजिस्टेंस और इंडक्टर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपका कितना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपका 10 ओम है और इंडक्टर जो है आपका 1 हेनरी है आपका। ठीक है, और यहाँ पे करंट मान लो करंट हमारी फ्लो हो रही है आई। तो रेजिस्टेंस दिया, इंडक्टेंस दिया है और आपका टाइम कितना दिया है, टाइम जो है वो आपका 0.1 सेकेंड है। और बस आपका हो गया। ठीक है, स्विचिंग टाइम जब हम करेंगे तो मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट 0.1 सेकेंड आफ्टर स्विचिंग ऑन इतना वोल्ट सप्लाई। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे देखो स्विचिंग ऑन करते हैं। देखो एक चीज ध्यान दो, इंडक्टर में जो करंट होता है आई बराबर होता है V अपॉन एक्सएल होता है। एक्सएल बराबर होता है आपका 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ पे डीसी सप्लाई आप दे रहे हो तो डीसी का मतलब क्या हुआ आपका फ्रीक्वेंसी 0 होगा ना, तो फ्रीक्वेंसी 0 का होने का मतलब एक्सएल भी क्या हो जाएगा आपका 0, और जब एक्सएल 0 होगा तो करंट क्या हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आई बराबर V अपन एक्सएल। ठीक है, तो एक्सएल 0 होगा तो 1/0 का मतलब क्या हुआ आपका इनफाइनाइट हुआ, यानी करंट इनफाइनाइट होगी। मतलब क्या, करंट इनफाइनाइट होने का मतलब वो शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगी। तो इंडक्टर जो है डीसी के केस में क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा। वही कैपेसिटर होता है तो वो आपका ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करता है। तो ये हो गया। अभी देखो हमें यहाँ पे टाइम कांस्टेंट निकालना होगा। सबसे पहले टाइम कांस्टेंट जो होता है टाउ बराबर L/R होता है ना। L की वैल्यू हमें पता है कि 1 दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है आपके पास 10 है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 0.1 सेकेंड टाइम कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट है यानी इजिली करंट फ्लो होगी आपका। ठीक है, इंडक्टर में करंट फ्लो होगी, तो करंट जब फ्लो होगी तो वो आपका कितना होगा, आई बराबर V अपॉन R होगा और 1 माइनस E के पावर माइनस T अपॉन टाउ होगा। ये फार्मूला यूज करना है और इसी में वैल्यू हमें क्या करना है, रखना है हमें। तो देखो V वोल्टेज कितना है आपका 50 है और रेजिस्टेंस कितना है 10 है आपका, 1 माइनस E के पावर माइनस T कितना हमारे पास 0.1 सेकेंड है, और जो आपका टाउ है वो कितना आया है, टाउ भी कितना है हमारे पास 0.1 सेकेंड ही आया है आपका। तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 माइनस, देखो 0.1 और 0.1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E के पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 5 E के पावर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E के पावर माइनस 1 है तो 1/E लिख लेंगे। ठीक है, अब इंडक्टर देखो शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव कर रहा है, तो इंडक्टर में क्या होता है हमारा, इंडक्टर में जो करंट होता है वो आपका स्टोर होता है, मतलब एनर्जी जो स्टोर होती है वो करंट के फॉर्म में होती है। ये फाइनल का 1 सेकेंड में कितना परसेंट स्टोर करता है आपका 63%। ठीक है, करंट को स्टोर करता है। उसी टाइम जो है वोल्टेज को ये क्या करता है, ड्रॉप करता है अपनी इनिशियल कंडीशन में 37% के हिसाब से आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जब शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव कर रहा है तो इंडक्टर क्या होगा, चार्ज होगा, तो हम करंट को ही कंसीडर करेंगे, मतलब जो 63% है, तो इसके जगह आपको क्या रखना है 63% रख देना है और डायरेक्ट आपको गुणा कर देना है ना। तो 5 आपका दिया ही हुआ है तो 5 रख लो, और 63% का मतलब आपका 0.3 से इसमें कन्वर्ट कर लो परसेंटेज नॉर्मल में, उसके बाद जब करिएगा तो 3.16 आपका एम्पियर जो होगा वो आंसर बनेगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा, क्योंकि स्विचिंग टाइम दिया है ना आफ्टर स्विचिंग ऑन टाइम। स्विचिंग जैसे ही करेंगे मतलब स्विच
क्लोज करेंगे तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा, और शॉर्ट सर्किट का मतलब उसमें एनर्जी क्या होगी आपका, स्टोर होगी ना। तो फाइनल जो करंट होती है 1 सेकेंड में वो आपका 63% फाइनल का होता है। तो 63% 1 - 1/E इसकी जो वैल्यू होगी, जो चार्जिंग होगा, ये चार्जिंग का केस है, तो ये 1 सेकेंड में कितना होगा 63%। तो 63% इंटू 5 कर देंगे तो इजिली हमें आंसर क्या होगा, मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। चलो 93 हो गया आपका, 94 देखते हैं हम लोग। 94 में देखिए यहाँ पे दिया गया है द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट। तो रेजोनेंस के कंडीशन में XL इंटू XC हो जाता है, जिसके वजह से जो पावर फैक्टर होता है आपका यूनिटी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्योर इंडक्टिव AC सर्किट है। तो प्योर इंडक्टिव AC सर्किट में जो होता है आपका वोल्टेज लीड बाई करंट, मतलब कुल मिला के वोल्टेज को रेफरेंस मानते हो, और इंडक्टिव सर्किट में तो करंट क्या होगी आपका, लैग करेगी। ठीक है, तो करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, और वोल्टेज एक तरीके से क्या हुआ, जब करंट लैग कर रही है तो वोल्टेज क्या करेगा, एक तरीके से लीड करेगा। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो होगा वोल्टेज लीड बाई करंट 90 डिग्री। ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है। अगर यही वोल्टेज की जगह अगर करंट देता ना, तो करंट अगर देता तो क्या लिखता, देखो जहाँ पे वोल्टेज है ना वहाँ पे लीड आ जाएगा, और जहाँ पे करंट है वहाँ पे लैग आ जाएगा RL केस में। इसी तरीके RC केस में भी उल्टा करके पूछ लेता हमें, अगर वहाँ पे वोल्टेज को रेफरेंस लेते हो तो करंट क्या होगा आपका, लीडिंग हो जाएगा आपका। तो I क्या होगा आपका, लीडिंग होगा, और वोल्टेज क्या होगा आपका, लैगिंग होगा। तो ये RC का कंडीशन है। तो आपको अपना जो बेस आप याद रखे हो, बस उसी को याद रखना है, और क्वेश्चन बस देखना है कि किस तरीके से ऑप्शन को घुमा के दिया हुआ है, ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है, 96 वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ट्रू फॉर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को लेके जो हमारा रिलेशन वो आपका डी वाला ऑप्शन जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, cos फाई बराबर होता है आपका पावर फैक्टर बराबर होता है एक्टिव पावर अपन अपरेंट पावर। ठीक है, इसी वाले ऑप्शन को यहाँ पे भी डाल दिया हुआ है, और एक फार्मूला और होता है cos फाई बराबर होता है आपका R/Z होता है आपका। तो सी वाला भी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन जो होगा वो आपका नहीं है, ये पावर फैक्टर का फार्मूला नहीं है। 97 में दिया गया है, देखो पावर फैक्टर कैन बी इंक्रीज, पावर फैक्टर को हम इंक्रीज कर सकते हैं यूजिंग द सिंक्रोनस मोटर के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसके थ्रू हम लोग नहीं कर सकते। 97 हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 से। ठीक है, पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पेपर आपको साइट पे मिल जाएगा। 98 में देखिए फॉर प्रॉपर अर्थिंग अकॉर्डिंग टू IU रूल ऑफ पावर इक्विपमेंट। तो जब हम प्रॉपर अर्थिंग करना है किसी मतलब पावर इक्विपमेंट का, तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो डबल अर्थिंग सिस्टम हैड टू अडॉप्ट, जितना डबल अर्थिंग का मतलब ये हुआ ना, इजिली आपका सिस्टम अनबैलेंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। सिंगल भी सफिशियंट है, लेकिन प्रॉपर अर्थिंग अगर हमें करना है, मान लो डबल अर्थिंग यूज़ कर रहे हो, एक अर्थिंग जो है बाय द वे इमरजेंसी कंडीशन में यहाँ काम नहीं करता है, तो आई थिंक सेकेंड जो अर्थिंग होगा वो आपका इजिली काम करेगा। ठीक है, तो प्रॉपर डबल अर्थिंग जो होगा वो प्रॉपर सही रहेगा आपका। सिंगल अर्थिंग भी सही है, लेकिन प्रॉपर अर्थिंग अगर करना है तो डबल कर देते हो तो और ही ज़्यादा बेस्ट होगा आपका। बी ऑप्शन सही है आपका। द अप्लायंसेज आर ऑलवेज कंट्रोल बाई स्विचेस कनेक्टेड इन, जो भी अप्लायंसेज होते हैं और वो फेज में ही हम लोग कनेक्ट करते हैं, और वहीं पे मतलब जो भी आप स्विच यूज़ करते हो हीटर का चाहे जिसका भी, वो आपका मतलब फेज में ही कनेक्ट किया जाता है आपका। न्यूट्रल और अर्थिंग में हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ ए CFL का देखो फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट फ्लुओरेसेंट लैंप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिलामेंट यूज इन हैलोजन लैम्प। हैलोजन लैम्प में जो हम लोग फिलामेंट यूज़ करते हैं वो हम मोस्टली टंगस्टन का यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत लोग जो है गलती करते हैं। टंगस्टन याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है अभी ऑप्शन घुमा के देता है ना, तो उसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं, और मोस्टली वो लोग मतलब गलती करने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं आपके। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन बी म्यूजर। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो क्या म्यूजर करेगा, आपका डायरेक्ट करंट म्यूजर करेगा। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं PMC टाइप का इंस्ट्रूमेंट।
और अल्टरनेटिंग करंट और डीसी दोनों को मेजर करने के लिए एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट। क्रीपिंग का जो फिनोमिना होता है वो कहाँ पे होता है हमारा, तो ये एनर्जी मीटर में होता है। क्रीपिंग में जो आपका है करंट कॉइल को छोड़ दो, अगर लोड नहीं भी है, कोई क्वांटिटी की मेजर नहीं भी कर रहा है ना, तो जो पोटेंशियल कॉइल होता है वो आपका एनर्जाइज होने के कंडीशन क्या करता है, उसका जो डिस होता है रोटेट करता है, ठीक है। तो उसी को क्रीपिंग एरर बोलते हैं। उसी के को कम करने के लिए क्या करते हैं, उस डिस में मतलब 180 डिग्री पे होल्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना कुछ आपका होता है, तभी तो अपोजिशन होता है ना, तो रोटेट करते हैं। तो छेद करने से रिलक्टेंस बढ़ जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोजिंग नेचर क्या होगा, काफ़ी वहाँ पे काम करेगा। इस वजह से वो रिलक्टेंस बढ़ने की वजह से वो जो अपोजिंग टार्क मिला था वो नहीं मिलेगा आपका। तो 180 डिग्री पे उसे होल्ड कर दिया जाता है, आपका रिलक्टेंस बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। द वाटमीटर म्यूजर द वाटमीटर जो म्यूजर करता है वो आपका रियल पावर को म्यूजर करता है। रियल पावर या एवरेज पावर भी आपको यहाँ पे ऑप्शन में जो होगा वो सही होगा, ठीक है। रियल पावर या एवरेज पावर ऑप्शन देख लीजिएगा, दोनों अगर मिलता है दोनों आपका सही होगा। 105 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो दिया गया है कि 3 डीसी वोल्ट मीटर है जो आपके कनेक्टेड है सीरीज में 120 वोल्टेज की सप्लाई के साथ, ठीक है। तीनों वोल्ट मीटर के यहाँ पे आपको रेटिंग दिया गया है। वोल्टेज रीड बाई, मतलब सभी का सेपरेटली आपको वोल्टेज बताना है अभी, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे वोल्ट मीटर वी है, आपका वी बी है, वी सी है, तीनों आपके सीरीज में है, क्या है आपके कनेक्टेड हैं 120 वोल्टेज की सप्लाई के साथ, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो पहला है ना वोल्ट मीटर, जो पहला आपका वोल्ट मीटर है, 100 वोल्टेज है और करंट आपका 5 मिली एम्पियर है। तो यहाँ पे आप इजीली क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है अभी, ठीक है। तो पहले वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर बराबर क्या होता है, वी अपन आई होता है ना, तो वोल्टेज कितना होगा आपका 100 और आई का मतलब कितना हुआ 5 मिली एम्पियर, तो 5 गुणे 10 के पावर -3, इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो 20 किलो ओम आएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से वोल्ट मीटर V2 का हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, देखो इसका निकालने के लिए हमें ये जो आपका दिया है ना 250 ओम पर वोल्ट, ये आपका सेंसिटिविटी दिया हुआ है और ये आपका वोल्ट दिया है। तो सेंसिटिविटी बराबर होता है 1 फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है ना, और करंट बराबर क्या होता है आपका V/R होता है, ठीक है। I बराबर V/R, यानी सेंसिटिविटी का टोटल जो होगा वो R/V हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 250 आपका दिया हुआ है, ठीक है। और वोल्टेज भी दिया हुआ है आपका कितना 100 दिया है, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका 250 गुणे 100 हो जाएगा। तो 250 गुणे 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, आप इजीली लिख लीजिएगा 25 किलो ओम हो जाएगा। तो इसका कितना बनेगा हमारा 25 किलो ओम होगा। इसी तरीके V3 जो वोल्ट मीटर आपका वोल्ट मीटर जो सी है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका देखो रेजिस्टेंस डायरेक्ट दिया हुआ है ना 15,000 ओम, यानी इसे हम लिख सकते हैं 15 किलो ओम। तो हमको सबसे पहले रेजिस्टेंस ही चाहिए होता है ना। अभी हम लोगों ने सभी का क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस अभी सबका हम लोगों ने निकाल लिया। अब सभी के क्रॉस देखो यहाँ पे वोल्टेज बताना था हमें। तो मान लो VA के क्रॉस अगर हमें वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज कितना है आपका 120 वोल्टेज है, और बटा में सभी के क्रॉस जो हमारा रेजिस्टेंस है, सभी के क्रॉस रेजिस्टेंस ले लो। तो ये 20 किलो ओम है, तो 20 गुणे 10 के पावर 3 कर लो, और इसका रेजिस्टेंस 25 है, तो 25 गुणे 10 के पावर 3 कर लो, और इसका 15 गुणे 10 के पावर 3, ठीक है। तीनों का हम लोगों ने रेजिस्टेंस यूज कर लिया, जिसके क्रॉस निकालना है ना उसका रेजिस्टेंस ऊपर हम लोग ले लेंगे 20 गुणे 10 के पावर 3। इसको आप कैलकुलेट करिएगा ना, तो वोल्ट ए के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आपका 40 वोल्टेज आएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके इसके क्रॉस निकालना होगा तो ऊपर बस आप बदल दीजिएगा 25 रखिएगा। सी का निकालना होगा तो अभी जो है 15 किलो ओम ऊपर रख लीजिएगा, आपका जो आंसर होगा आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, पहले का 40 आएगा, उसके बाद ऐसे रखेंगे तो इजिली आपका बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस निकाल के आपका इस टाइप क्वेश्चन आपने किया भी होगा आई थिंक। 105 हो गया, चलते हैं अभी 106 के तरफ। देखो 106 वाले क्वेश्चन में दिया गया है ना कि आपका
106 वाले में देखो दिया गया है, इन एन ऑसिलो द ऑब्जर्वर लिजासियस फिगर आपका दिया गया है, रेशियो ऑफ द वर्टिकल इनपुट टू फ्रीक्वेंसी टू हॉरिजॉन्टल इनपुट फ्रीक्वेंसी। देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वर्टिकल इनपुट फ्रीक्वेंसी अपान हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी होता है, ये होता है एच अपान वी। एच अपान वी का मतलब होता है मैक्सिमम कट पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल पॉइंट। ऊपर वाला क्या है, एच को हम लिख लें, अब लिख लीजिएगा मैक्सिमम कट पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये नीचे होता है आपका मैक्सिमम कट पॉइंट इन वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो यही आपको रखना है। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे इस तरीके से आपको एक लाइन खींच देना है ऊपर से, और नीचे से एक लाइन खींच देना है आपको। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल आपको देखना है कि हॉरिजॉन्टल कितना है। तो आपको देखो यहाँ पे पहला टच हो रहा है और दूसरा टच यहाँ पे हुआ है ना, तो पहला टच तो पूरा है, तो हम इसे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली जो वैल्यू है उसे हम पूरा रखेंगे, और दूसरा जो टच हुआ है वो आपका हाफ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। हॉरिजॉन्टल कट आ गया, अब हमें वर्टिकल कट निकालना है ना, तो वर्टिकल कट इस तरीके से होता है, तो वर्टिकल कट एक ही जगह आपका कर रहे हैं ना, तो नीचे क्या होगा, वर्टिकल कट एक ही होगा आपका, तो ऊपर 2 एकम 2 और 3/2 हो जाएगा, और नीचे एक ही रहेगा, यानी टोटल इसका आंसर क्या होगा, 3/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, पहला आंसर जो होगा वो आपका सही होगा। 7वें क्वेश्चन में देखिए, 7वां क्वेश्चन भी इजीली जो है आप कर सकते हैं। 7वें क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द, इतना वोल्टेज का रेंज है और वोल्ट इतना दिया गया है, मीटर का रेंज इतना है भाई। ठीक है, इसको एक्सटेंड करना है भाई। ठीक है, तो वोल्ट मीटर है और सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया जाता है हम लोग वोल्ट मीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। इसका फार्मूला होता है, हमें जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, वो आपका मीटर का रेजिस्टेंस होता है और m-1 होता है आपका। ठीक है, यही फार्मूला होता है हमारे पास। और यहाँ पे जो यम होता है ना, ये आपका रिप्रेजेंट करता है v अपान वीएम को रिप्रेजेंट करता है हमें। ठीक है, v अपान वीएम को। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आपका कितना है, जो आपका वोल्टेज है वो आपका 1000 वोल्टेज है आपका। ठीक है, और 1000 वोल्टेज है, ये आपका रेंज है, और वोल्ट मीटर के क्रॉस वोल्टेज कितना है आपका 100 है, तो यहाँ पे 100 रख लो। इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका m की वैल्यू तो 10 आ गई, तो आपका m की वैल्यू 10 आ गया, तो 10 माइनस। ठीक है, अब जो मीटर का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मीटर का रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को अब यहाँ पे देखिए। मीटर के रेजिस्टेंस को निकालने के लिए यहाँ पे देखो 20,000 जो है ओम पर वोल्ट दिया है आपका। ठीक है, तो ये आपका सेंसिटिविटी दिया हुआ है, क्योंकि सेंसिटिविटी बराबर होता है 1 अपान फुल स्केल रिफ्लेक्शन करेंट। ठीक है, तो आई बराबर होता है वी अपान आर, यानी सेंसिटिविटी बराबर होता है रेजिस्टेंस अपान वोल्टेज, यानी ओम पर वोल्ट होगा ना। तो यहाँ पे देखो ओम पर वोल्ट, यानी सेंसिटिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है आपका सेंसिटिविटी का वैल्यू 20,000 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका आरएम निकालना है, तो आरएम ले लो, और वोल्टेज हमें पता है, वोल्टेज हमें मीटर का पता ही है 100। ठीक है, तो आरएम निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग। आरएम निकालने के लिए 20,000 गुणे 100 कर देना, तो 20,000 गुणे जब आप 100 करिएगा ना, तो इसको आप मोटा मोटी लिख लीजिएगा 2 मेगा ओम। ठीक है, तो 2 मेगा ओम लिख लीजिएगा, और 2 मेगा ओम ही लिख लीजिएगा। ठीक है, 2 मेगा ओम आ जाएगा आपका, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 मेगा ओम। यहाँ पे भी 2 रख लीजिएगा, और देखो 10 में से 1 जाना हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, तो 18 मेगा ओम आएगा आंसर। ये आपका बी वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। मल्टीमीटर जो होता है वो क्या चीज़ को मेजर नहीं करता है, तो ये आपका इंडक्टेंस को नहीं मेजर करेगा ना, करंट वोल्टेज सभी को मेजर करेगा आपका। 109 वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे दिया गया है 109 वाले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज द हाई स्टार्टिंग टार्क। सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क तो हमें पता है कि डीसी सीरीज मोटर का ही होता है, क्योंकि टी बराबर आई इंटू आई करेंट, आर्मेचर करंट के स्क्वायर के फॉर्म में होता है हमारा। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 110 वाले में, यहाँ पे 3 यूनिट इंसुलेटर स्ट्रिंग वोल्टेज अक्रॉस द लोएस्ट यूनिट इतना दिया गया है, एंड स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपका इतना है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू द। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी बराबर होता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपका दिया ही है 84.28%, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी बराबर होता है वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा नंबर ऑफ डिस्क, तो डिस्क कितना है आपका 3 है, और इनटू आपका होता है लोएस्ट वोल्टेज अक्रॉस द लोएस्ट, मतलब डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा तो कितना है 17.5 है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा ना, तो आपका आंसर 110 का आपका आ जाएगा, कितना आएगा
सी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे वोल्टेज आप निकाल लेना, गुणा कर लेना। ठीक है, 84.28 का क्या करना है आपको, परसेंटेज में नॉर्मल में बदल लीजिएगा और यहाँ पे 17 और इसका जब गुणा करिएगा तो ये आएगा शायद 52.5%, 52.5। ठीक है, इसको गुना करिएगा तो 44.25 के भी आएगा आपका। ठीक है, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू, फ्यूज जो होता है वो हमेशा सीरीज में होता है फेज के, प्रोटेक्टेड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, 111 हो गया, अभी 112 को देख लेते हैं हम लोग। बेसिक पर्पज ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग का जो बेसिक पर्पज होता है वो क्या होता है हमारा, एक तो बस वही शॉक झटका उटका ना लगे। ठीक है, जो भी लिखे मतलब जो अनुमान मतलब जो भी फॉल्ट होता है उस कंडीशन में जान ही रहो करंट काफ़ी ज़्यादा फ्लो हो जाती है। तो अगर मान लो किसी भी मेटालिक पार्ट से अगर आपका बॉडी टच होता है तो आपके बॉडी से भी करंट फ्लो हो सकता है, इसलिए अर्थिंग हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगला है वेयर एप्रोप्रिएट यूज द क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग जो होता है मोस्टली टेम्पररी वायरिंग होता है। ठीक है, शादी में या फिर कैंपस में कभी भी जो है आपका ठीक है, तो शादी में और वैसे जो है फंक्शन में हम लोग कभी कभी यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 13 हो गया, अभी 14 देख लेते हैं। देखो 14 वाले क्वेश्चन में इजीली आप कर सकते हो। यहाँ पे 14 वाला में दिया गया रिलेशन बिटवीन द फेज करंट और लाइन करंट आपका जो है डेल्टा में बताना है, तो इजीली आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लाइन करंट बराबर अंडर 3 इंटू फेज करंट होता है। देखो स्टार में क्या होता है ना, स्टार में जो होता है वो आपका लाइन वोल्टेज बराबर अंडर 3 इंटू फेज वोल्टेज होता है और लाइन करंट बराबर होता है आपका फेज करंट, ये स्टार में होता है ना। डेल्टा में आपका होता है लाइन करंट ये होगा और यहाँ पे फेज वोल्टेज इंटू लाइन वोल्टेज इक्वल। ठीक है, ये डेल्टा का हुआ, ये आपका स्टार का हुआ। 115 वाले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। 115 वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया गया है ना कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवफॉर्म, सो इज द बिलो। फ्रीक्वेंसी आपका वेवफॉर्म ये, ठीक है, ये आपका जो पीक ले रहा है, प्लस साइड अगर पीक है तो t/2 टाइम पे है और ये निगेटिव साइड में पीक है तो t/4 टाइम है। ठीक है, तो ये पहले ही पॉजिटिव है मतलब उसके बाद सेकेंड टाइम निगेटिव जा रहे हैं, यानी यहाँ पे जो टोटल टाइम पीरियड हमें निकालना होगा, तो टोटल टाइम पीरियड जो है t/2 इंटू आपका 0.0 ये वैल्यू आपका दिया है, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 0.02 कर लेना, तो यहाँ से जो टोटल टाइम पीरियड होगा 0.04 सेकेंड होगा। ठीक है, ये टोटल टाइम पीरियड हुआ। फ्रीक्वेंसी बराबर आपको पता है 1/t होता है ना, तो 1/t का मतलब कितना हुआ, 0.04 हुआ। तो इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा ना तो 25 हर्ट आपका आंसर बन जाएगा अभी। ठीक है, 1/0.04 को करिएगा तो 25 हर्ट आपका आंसर बनेगा, तो इसका आंसर कितना होगा आपका 25 हर्ट होगा। ठीक है, 115 का। चलो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है 25 हर्ट दिया होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है वेन 10 ओम का रेजिस्टेंस है जो आपके स्टार में कनेक्टेड है 400 वोल्ट की एसी सप्लाई के साथ, ईच रेजिस्टेंस मस्ट हैव पावर रेटिंग, प्रत्येक रेजिस्टेंस की पावर रेटिंग हमें यहाँ पे बताना है। तो पावर का मतलब क्या होता है, हमें पावर का मतलब ये होता है ना आपका I²R होता है या फिर V²/R भी होता है, तो हम इसी को पकड़ के लेके चलते हैं और इसी के थ्रू हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है स्टार है ना आपका, देखो ये स्टार है, तो स्टार में क्या होता है आपका लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है, तो यहाँ पे आप फेज वोल्टेज निकाल लेना। लाइन वोल्टेज आपको 400 दिया ही है, ठीक है, √3 रखोगे तो फेज वोल्टेज आ गया हमारे पास। अब वोल्टेज तो आ गया, हमें फेज करंट भी निकाल सकते हैं ना, फेज करंट निकालने के लिए हमें लाइन वोल्टेज चाहिए, तो नहीं, फेज करंट निकालने के लिए फेज वोल्टेज चाहिए और नीचे जो है रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस हम 10 रख लेंगे, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा फेज करंट, ये आ जाएगा आपका 23.09 आ जाएगा। ठीक है, तो फेज करंट आ गया। अब पावर हमें पता ही है भाई कि क्या होता है, पावर हमें I²R होता है ना, तो ये आपका फेज करंट ही होता है, बस इसी वैल्यू में रखना है। तो ये होगा आपका 23.09 का स्क्वायर कर लेना और रेजिस्टेंस आपका 10 दिया ही है, इजिली आप करिएगा इसको, आपकी वैल्यू आ जाएगी 5331.48 ठीक आएगा। तो 116 का आपका इस तरीके से आप कर सकते हो। बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। 16 हो गया और चलो यहाँ पे देख लेते हैं 17 वाले में। यहाँ पे देखो कि इन ए 2 वाट मीटर मेथड 3 फेज पावर मेजरमेंट, वन ऑफ द वाट मीटर शो द जीरो रेटिंग।
1 वाट में 0 रीडिंग कर रहा है, मतलब उसका जो पावर फैक्टर होगा आपका 0.5 होगा, ठीक है। वाटमीटर की जो रीडिंग होती है ना W1 और W2, ये आपका होता है VLIL cos 30 + 5 होता है, और दूसरा जो होता है आपका VLIL cos 30 - 5 होता है ना। तो 5 की वैल्यू अगर आप जो है 60 रख देते हो ना, तो 5 की वैल्यू अगर कितना रखोगे, 60 रखोगे, तो ऊपर वाला जो वाटमीटर होगा 30 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, यानी cos 90 हो जाएगा ना। तो वो आपका रीडिंग करेगा, ठीक है। नीचे नहीं, ये आपका cos 60 नहीं, cos 30 + 5 का एंगल अगर आप 60 रखते हो तो 90 होगा। cos 0 का मतलब, cos 90 का मतलब कितना होगा, 0, यानी रीडिंग 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से 30 - 60 रखोगे तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रीडिंग होगी। तो इस तरीके से जो है 2 वाटमीटर, 1 वाटमीटर अगर 0 रीडिंग दे रहा है तो उसका पावर फैक्टर कितना होगा आपका 0.5 हो जाएगा अभी। ठीक है, एक ही वाटमीटर रीडिंग दे रहा है आपका, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो लोग बिगिनर है उनको बताना चाहूँगा मैं, देखो यहाँ पे जो है 5 का मान जो है पहले 0 रख लेते हैं, फिर उसके बाद 60 रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 90 रख लेते हैं, इसी पे रीडिंग आती है हमारे वाटमीटर की, ठीक है। 5 बराबर अगर 0 रखते हो तो दोनों की रीडिंग क्या होगी आपका सेम होगा। 90 रखोगे तो एक पॉजिटिव रीड करेगा और एक निगेटिव रीड करेगा। 60 अगर रखते हो तो एक हमारा 0 जो है रीड करेगा और एक प्लस रीड करेगा। तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, यानी पावर फैक्टर कितना 0.5 हो जाएगा। टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एमीटर, एमीटर का रेंज को एक्सटेंड करने के लिए भाई हम लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, इसकी वजह से हम जो है रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। वोल्टमीटर में आपका जो है सीरीज के साथ हम लोग यूज़ करते हैं, मैग्नीन का वहाँ पे यूज़ किया जाता है आपका। इन ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग टार इज प्रोवाइडेड बाय द, तो डैम्पिंग का जो पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स का कोई टेंशन होता नहीं है, तो हम यहाँ पे एडी करंट यूज़ हम डैम्पिंग पे यूज़ कर सकते हैं ना। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स की रिक्वायरमेंट कम होता है ना, यानी जहाँ पे फ्लक्स पैदा कम हो वहाँ पे हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करेंगे। एडी करंट वहाँ पे यूज़ कर लो यार जहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स हो, ठीक है। तो पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग यहाँ पे एडी करंट यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ द मेगर, मेगर की रीडिंग क्या होगी इफ द म्यूजर टर्मिनल ओपन। तो मेगर जो होता है एक तरीके से हमें पता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस या फिर हाई रेजिस्टेंस को म्यूजर करते हैं। अगर कोई सर्किट अगर ओपन है तो उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, उस कंडीशन में जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ओपन सर्किट है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो मेगर किस चीज़ को मेजर करेगा, रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस ओपन है तो वो तो इनफाइनाइट रीड करे ना, तो मेगर भी क्या करेगा, इनफाइनाइट ही रीड करेगा। तो चलो राजस्थान जेईई का यही पेपर था आपका, ठीक है। मैंने एक पेपर सोल्यूशन करा लिया है, और इसका जो अगर पेपर चाहिएगा तो आप लोग जो है साइट पे जाके वहाँ पे पेपर ले लीजिएगा, ठीक है। www.electricalcapsule.com, ठीक है। गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे डालिएगा www.electricalcapsule.com, और जैसे ही डालेंगे उसके बाद आप आइएगा, उसके बाद आपका मीनू का बटन दिखेगा, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर पे सिलेक्ट करिएगा, ईजिली जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग, और भी सारे पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं या फिर जो भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी पेपर है, ठीक है। तो आप लोग पेपर जो है साइट से डाउनलोड कर लीजिए, और ठीक है। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।